लेखक परिचय वार्ता में सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के लेखक अमिताभ घोष पर। भारत के बड़े बड़े पुरस्कारों में साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। यह किसी भी भारतीय लेखक को जीते जी ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें सम्मान के साथ साथ अपार धनराशि भी जुड़ी हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाता रहा है, उस तरह का ये सम्मान नहीं है। इनमें केवल यही समानता है कि ये दोनों आजादी के बाद दिए जाने वाले पुरस्कार रूपी सम्मान है और केवल भारत के नागरिकों को ही दिए जाते हैं। 2018 में पहली बार ज्ञानपीठ का पुरस्कार किसी अंग्रेजी के लेखक को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दूसरी भारतीय भाषाओं के लेखकों को मिलता रहा है, मगर अंग्रेजी के लेखकों को कभी नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी के लेखकों की दुनिया में कोई पूछ नहीं थी, उनकी रचनाएं बहुत अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं है। इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया 2018 में। उसके बाद भी 3 पुरस्कार और दिए गए, लेकिन निसंदेह ये ऐसे लेखक हैं जो किसी भी बड़े सम्मान के हकदार हैं। उनके उपन्यास ये वानगी पेश करते हैं। इतिहास और कल्पना के मिलान से जो रसायन तैयार किया है उन्होंने, जितनी गहराई से वे अपने विषय पर बात करते हैं, शोध करते हैं और उसे जितनी बारीकी से रचना में बदलते हैं, वह उनके पाठकों को बड़ा हैरान करता है। भाषा, पर्यावरण, राजनीति जैसे जीवन का कोई पहलू उनसे छूटता नहीं है। एक किताब है अफीम सागर, सी ऑफ पॉपीज में वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कैसे भारत में अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने यहाँ की खेती बर्बाद कर दी। जो फसलें थी अफीम की, उनको उगाने को मजबूर किया। पूरे उत्तर भारत के सामाजिक आर्थिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। पहली बार भारत में अंग्रेजी लेखन में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया अमिताभ घोष को, उनकी रचनाएं देश की हकीकत को बयां करती हैं, पेश करती हैं। आइए आज जानते हैं उनके विषय में। पहले हम जान लेते हैं आज के अतिथियों के बारे में और भागीदार बच्चों के बारे में। जो हमारे वक्ता रहेंगे आज के, वे हैं अमित रंजन जी, डॉक्टर अमित रंजन, और श्री के दीक्षित, डॉक्टर विवेक गौतम और श्री संजय कबीर जी, जो अपने अपने क्षेत्रों के धुरंधर हैं। तो इनका परिचय बीच बीच में हम देते रहेंगे। पहले संक्षिप्त परिचय। संजय कबीर जी पर्यावरण पर काफ़ी अच्छा लिखते रहे हैं, जंगल कथाओं के नाम से लगातार वे पोस्ट लिखते हैं। विवेक गौतम जी कवि हैं और शिक्षक हैं, बड़ी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। के दीक्षित जी रिटायर्ड उपायुक्त रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, और वे किस्सा गोई में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। और डॉक्टर अमित रंजन ने रिसर्च किया है अमिताभ घोष पर, शोध प्रबंध लिखा एमफिल में, जिसकी जानकारी डॉक्टर अंकुश देंगे। और हमारे साथ 2-3 बच्चे भी जुड़ेंगे। आस्था दीपाली, ये विद्यार्थी हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, अभी वो अनुवाद का सीखने एमए कर रही हैं और साथ में अनुवाद भी सीख रही हैं। अनुवाद में ज्वाइन किया हुआ है। विशाल पांडे 12वीं कक्षा के बाद ट्यूशन पढ़ाते हैं और अंबेडकर नगर अयोध्या के समीप वहाँ रहते हैं। अनुभव राज मुजफ्फरनगर से हैं, 12वीं कक्षा के छात्र हैं। और दीक्षित सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अंकुश, डॉक्टर सविता हमारे बीच में हैं। और अंग्रेजी के भारतीय लेखक अमिताभ घोष, जिनके परिचय वार्ता होगी। तो आज का शेड्यूल किस तरह से रहेगा, कैसे कार्यक्रम बढ़ेगा। आस्था दीपाली एक वीडियो के जरिए उनके जीवन पर बात करेंगी, उनके रचनाओं के बारे में जानकारी देंगी। अनुभव राज
एक संस्मरण का पाठ करेंगे जो झिनुक मजूमदार का संस्मरण है, गुलदस्ते का सबसे खूबसूरत खुशबूदार फूल, जो रिजू बसाक पर लिखा गया है। और डॉक्टर विवेक गौतम एक कहानी पर बात करेंगे जो 11वीं कक्षा की है। अमिताभ घोष के नए पाठक एक विशाल पांडे, वो हमसे जुड़ चुके हैं, वो बात करेंगे। घोष की पुस्तकों पर एक नजर ले जाएंगे संजय कबीर जी। अमिताभ घोष को समर्पित विवेकानंद झा की एक कविता का अनुवाद पाठ मैं स्वयं करूंगा। अमिताभ घोष के साहित्य पर एमफिल शोध प्रबंध के लेखक डॉक्टर अमित रंजन से बातचीत करेंगे डॉक्टर अंकुश गुप्ता, और कुछ सवाल जवाब सभी से। और आइए जानते हैं अमिताभ घोष के जीवन और उनकी रचनाओं के बारे में। अमिताभ घोष एक भारतीय लेखक हैं जिन्हें अंग्रेजी कथा साहित्य में उनके काम के लिए जाना जाता है। अमिताभ घोष का जन्म 11 जुलाई 1956 को कलकत्ता में हुआ था और उनकी शिक्षा देहरादून के ऑल बॉयज बोर्डिंग स्कूल द दून स्कूल में हुई थी। वो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में पले बढ़े। दून में उनके समकालीन लेखकों में विक्रम सेठ और साहित्यकार राम गुहा शामिल थे। स्कूल में रहते हुए उन्होंने द दून स्कूल वीकली में नियमित रूप से कथा और कविता का योगदान दिया और गुहा के साथ हिस्ट्री टाइम्स पत्रिका की स्थापना की। दून के बाद उन्होंने सेंट स्टीफन दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री प्राप्त की। 1986 में प्रकाशित अपना पहला उपन्यास द सर्कल ऑफ रीजन लिखने से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। घोष की पहली नौकरी नई दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लगी थी। 1999 में घोष ने क्वींस कॉलेज, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में तुलनात्मक साहित्य में विशिष्ट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे 2005 से हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। वे सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेज कोलकाता और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज त्रिवेंद्रम में फेलो रहे हैं। 2009 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर में फेलो चुना गया। घोष आइबिस ट्रायोलॉजी पर काम शुरू करने के लिए भारत लौट आए, जिसमें सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर शामिल हैं। घोष को 20 नवंबर 2016 को टाटा लिटरेचर लाइव मुंबई लिट फेस्ट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्हें दिसंबर 2018 में 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वह इस सम्मान के लिए चुने जाने वाले अंग्रेजी के पहले भारतीय लेखक हैं। 2007 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें 2010 में डैन डेविड पुरस्कार दिया गया, जिसमें उनके साथ संयुक्त विजेता मार्गरेट एडवर्ड थे। 2011 में उन्हें मॉन्ट्रियल में ब्लू मेट्रोपोलिस फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। 2019 में फॉरेन पॉलिसी मैगजीन द्वारा उन्हें पिछले दशक के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक विचारकों में से एक चुना गया। अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण कृतियां। उपन्यास द सर्कल ऑफ रीजन, द शैडो लाइन्स, द कैलकटा क्रोमोसोम, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड, इसको लेते जाओ इत्यादि। नॉन फिक्शन In an Antique Land, Dancing in Cambodia and at Large in Burma, Countdown, The Imam and the Indian, Incendiary Circumstances, इत्यादि। अमिताभ घोष एक बहुमुखी लेखक हैं और उन्होंने अपने उपन्यास के लिए कई साहित्यिक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, जिसमें प्रमुखतः ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और आनंदा पुरस्कार शामिल हैं। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ये परिचय दिया था आस्था दीपाली ने, और एक संस्मरण जो झिनुक मजूमदार द्वारा लिखा गया है वो पाठ करेंगे अनुभव राज।
नमस्कार मित्र, मैं महाराज आप सभी के सामने एक संस्मरण लेकर उपस्थित हुआ जिसका शीर्षक है गुलदस्ते का सबसे खुशबूदार फूल रिजू बसंत। ये एक स्कूली बच्चे का संस्मरण है जिसे लिखा है वर्ष 2012 में झिनुक मजुमदार जी ने। रिजू बसंत एक ऐसा बच्चा था जो कि बड़ा होकर कवि बनना चाहता था और वो 11वीं कक्षा का छात्र था, बट उसकी असमय ही मृत्यु हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि तो रिजू बसाक और अमिताभ घोष की मॉल। तो रिजू बसाक के पसंदीदा लेखक थे अमिताभ घोष। रिजू बसाक की मुलाकात 2011 में अमिताभ घोष से साउथ सिटी मॉल में हुई, जहाँ उनकी बुक रिवर ऑफ स्मोक का पब्लिसिटी प्रोग्राम था और रिजू बसाक ने उन्हें बताया था कि वो कविताएं लिखता है। तो अमिताभ घोष ने जवाब दिया था कि जब रिजू बसाक के कविताएं छपेंगी तब वो उनका ऑटोग्राफ लेंगे। किंतु रिजू बसाक की असमय मौत के कारण अमिताभ घोष को बहुत दुख हुआ कि वो उससे लंबी बातचीत नहीं कर पाए और रिजू की मौत के बाद उसके संग्रह छपा जिसकी प्रस्तावना लिखी उसके पसंदीदा लेखक अमिताभ घोष ने। तो अमिताभ घोष रिजू बसाक के संग्रह की प्रस्तावना में लिखते हैं कि उसकी कविता में कुछ ऐसा है जो उनको उनके उपन्यास द शैडो लाइन्स के युवा नायक की याद दिलाता है, क्योंकि रिजू बसाक और उनके उपन्यास की किरदार दोनों एक ही गलियों में घूमे फिरे, एक ही गलियों में पड़े हुए, हेलो, और दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है। द शैडो लाइन्स में आगे है कि उसका जो किरदार है वो एक साधारण बंगाली लड़का है जो सेंटर पॉइंट नहीं बनना चाहता, अभी तो वो वॉल फ्लावर बन के खुश है और यही बात उसे सामान्य से अलग बनाती है। तो लेखक घोष आगे लिखते हैं कि रिजू बसाक उस गरीबी से भली भांति परिचित है, उस पीड़ा से भली भांति परिचित है जो बचपन में देखा करते थे। इस प्रकार उनकी एक कविता की पंक्ति भी आप देख सकते हैं। उनकी कविता की पंक्ति है कि मैं शहर के बीच से चलता था एक डेथ परेड में कंधे पर लिए अच्छी इलेक्ट्रिक गिटार के बीच। रिजू बसाक की पुस्तक का नाम है ए बंच ऑफ लाइस। उनकी पुस्तकों में मृत्यु, उदासी और अंधकार की बातें हैं। तो है। जैसे आप उनकी एक टाइटल भी ले सकते हैं ए ब्लड ऑन द कंक्रीट, जो कि अधिक संवेदनाओं से लबालब है। तो रिजू की माँ मित्रा ने रिजू से प्रॉमिस किया था कि 12वीं कक्षा के बाद उनकी बुक को पब्लिश करवाएंगी, ए बंच ऑफ लाइस को पब्लिश करवाएंगी, और इसके लिए उन्होंने अमिताभ घोष से संपर्क भी किया, मेल द्वारा, फोन द्वारा संपर्क भी किया, फिर बार बार मेल भेजा गया, बार बार उनसे संपर्क रहा। तो फिर उन्होंने अंत में हाँ बोला और माँ ने अमिताभ घोष के घर जाकर उनके परिवार से आग्रह किया कि वो एक लाइन लिख दें, और फिर अमिताभ घोष ने कहा कि आप रिजू की सारी कविताएं उनको भेज दें, मेल कर दें। तो इस प्रकार रिजू की माँ ने बताया कि रिजू की बुक ए बंच ऑफ लाइफ को प्रकाशित कराना उनका रिजू से वादा था, पर रिजू की असमय मृत्यु के कारण ये खुशी उनसे छिन गई और पुस्तक भी पहुंचने से पहले रिजू की माँ अमिताभ घोष को संपर्क की, उनसे मेल की। रिजू की माँ ने बताया कि रिजू की बुक ए बंच ऑफ समय मृत्यु के कारण ये खुशी उनसे छिन गई और पुस्तक भी पहुंचने से पहले संपर्क की, उनसे
मेल की, उनसे फोन पे बात की और वह चाहती थी कि अमिताभ घोष रिजू की बुक पर एक लाइन लिखे और वो और अमिताभ घोष उसके लिए तैयार हो गए और रिजू की माँ से कहा कि आप रिजू की कुछ कविताएं मुझे भेज दें। रिजू की कविताओं को पढ़ने के बाद अमिताभ घोष को अफसोस हुआ कि वो रिजू से ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाए। तो रिजू के पिता ने भी बताया कि रिजू के शिक्षक उनसे पूछा करते थे कि तुम तो इतने हंसमुख बच्चे हो, फिर तुम्हारी कविता में अंधकार, मायूसी और ऐसी सब बातें क्यों झलकती हैं? क्या कवि को उसकी कविताओं से समझना संभव है? रिजू जवाब देते हुए अपने शिक्षकों को कहता है कि उसकी कविताएं कुछ हद तक अंधेरे से प्रकाश की ओर उसके व्यक्तित्व को सिद्ध करने का रिकॉर्ड है। ये एक संस्मरण था जो अनुभव राज ने प्रस्तुत किया। वो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए भी हैं। विशाल पांडे हमारे बीच में हैं और अब हम एक कहानी विशाल पांडे से सुन लेते हैं सीधा। विशाल, आप जुड़े हैं हमसे और ये अम्बेडकर नगर रहते हैं जी, अम्बेडकर नगर में रहते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल अंकल, मुझे ये अवसर देने के लिए, इस मीटिंग में बोलने का अवसर देने के लिए। को मैं ये बताना चाहता हूँ, कक्षा 11वीं में हमारा जो एक चैप्टर था, दी घात ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये अमिताभ घोष जी ने लिखा था। मैं आपको इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा इंट्रोडक्शन इसके बारे में देना चाहूंगा। ये उनके एक फ्रेंड जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते टाइम उनकी लाइफ स्टोरी है एक तरीके से। वो उनके बचपन के मित्र तो नहीं थे, लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफन में अमिताभ घोष जी पढ़ने गए तो वहां पर उनके मित्र बनेंगे, उनके सहपाठी थे और इनके मित्र बने। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद दोनों, वो भी लेखक थे और अमिताभ घोष जी भी एक लेखक थे, तो इनमें बहुत अच्छी मित्रता थी। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद वे जो है आउट ऑफ इंडिया चले गए, यूएस चले गए। शाहिद अली जी और अमिताभ घोष जी भी अपनी पीएचडी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए और इस बीच उनकी मुलाकात नहीं हो पाई एक भी बार शाहिद से। फिर एक दिन शाहिद अली जी का कॉल आया और कॉल में बात हो रही थी अमिताभ जी की और शाहिद जी की, तरीके से नहीं हो पा रही थी। कॉल कभी कभी जा रही और किसी से बात नहीं हो पा रही थी। फिर बात की शाहिद अली जिससे कि कभी मेरी मृत्यु है तो आप मेरी अवश्य। उन्होंने उनके बारे में पहले तो मना करने के लिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु के बाद कोई बात दोबारा से लिखना शुरू करता है तो वो पल फिर से जीना पड़ता है, जिसमें काफी दुविधा होती है, काफी याद आने पे या फिर भावुक हो जाता है व्यक्ति। इसलिए उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया से, लेकिन उन्होंने उनकी सारी बातें काट दी। शाहिद अली उनकी सारी बातें कहा। अच्छे इंसिडेंट्स उन्होंने शेयर किए उनके साथ, जिनमें पहला ये था कि एक बार वो जब यूएस तो एयरपोर्ट पे उन्हें गार्ड ने रोक लिया और पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं एक पोएट हूँ और मैं कविताएं लिखता हूँ। तो उन्होंने एक सवाल किया कि आपको सबसे ज्यादा क्या बातें, कभी आपको जो बातें कभी हर्ट करती हो, जो कभी चुभती हो दिल में, या फिर कोई ऐसा दुख जो आपके लाइफ में रहा हो, कोई गम। उनका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो मुझे दुख देता है मेरा दिल ही है सबसे ज्यादा। उनका मतलब वो अपने जो भी बातें हैं वो अपने दिल में मनन मंथन करते हैं फिर लिखते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में कहा और वो काफी शौकीन थे कश्मीरी व्यंजन के, कश्मीरी भोजन के बहुत ज्यादा शौकीन थे वो। तो उन्होंने यूएस में ही कैंटीन बना रखी थी। उस कैंटीन में भोजन हमेशा बना करता था और भोजन की खुशबू चारों तरफ बिखरी हुआ करती थी। लोग बैठ करके बातें किया करते थे। वो इस चीज का बहुत समर्थन किया करते थे कि लोग अपने समय का इधर उधर समय व्यक्त करने की जगह बैठ करके कहीं पे बातचीत करें
और भोजन का आनंद लें, यही असली जीवन है। ये शाहिद अली जी का कहना था। और ये सारी बातें अमिताभ घोष जी ने लिखी थी उस चैप्टर में, क्लास 11th में, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया विशाल पांडे, आपने बहुत अच्छे से जी थैंक यू अंकल बताया कहानी का सार, जो उन्होंने अपने मित्र पर लिखा था, शाहिद अली और हाँ शाहिद अली। तो अब इसके बाद हम उनकी कुछ पुस्तकों के नाम देखते हैं और उस पर बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जैसे आस्था दीपाली जी ने परिचय में बताया था, कुछ पुस्तकों का नाम लिया था। गन आइलैंड, जो हिंदी में भी छपी हुई है, बंदूक द्वीप नाम से, द ग्रेट डिरेंजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अथिंकेबल, द सर्किल ऑफ रीजन इन एन एंटिक लैंड, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द शैडो लाइंस, जो हिंदी में छाया रेखा नाम से, और सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक, डांसिंग इन कंबोडिया, द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड। और अब हम चलते हैं संजय कबीर के पास, जो उनकी सब पुस्तकों पर एक नज़र डालेंगे और बताएंगे कि किस पुस्तक में क्या है और किन मुद्दों पर वो किताब अपनी बात कहती है। संजय कबीर सर। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप लोगों को कि जैसे कोई लेखक होता है, हम जब उसको पढ़ते हैं तो उसके इमोशन के साथ जुड़ जाते हैं। उसकी जो भावनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं हो जाती हैं। उसकी जो चिंताएं होती हैं, जो सोच होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी चिंता और सोच हो जाती है। और जो कुछ उसने किसी जीवन के क्षण में अनुभव किया होता है, किसी ना किसी हद तक वो अनुभव भी हमारा अनुभव हो जाता है। तो हम उसके दुख और सुख में साझेदार हो जाते हैं। और लेखन की ये बड़ी खूबसूरत सी बात है कि हम जो लिखे हुए शब्द हैं, उन लिखे हुए शब्दों के पुल से चलते हुए जब हम लोग वहां तक पहुंचते हैं, तो जो कुछ भी उसने अनुभव किया होता है, जो उसके सुख होते हैं, दुख होते हैं, जो उसकी स्मृतियां होती हैं, जिस तरीके से उसने दुनिया को देखा होता है, जिस तरीके से दुनिया को उसने सोचा होता है, समझा होता है, दुनिया के बारे में जो उसकी राय होती है, कहीं ना कहीं हम भी उससे जुड़ जाते हैं और उसके इन अनुभवों का एक हिस्सा हमारे अंदर भी आ जाता है। तो अब इसी अर्थ में हम उस लेखक से प्यार भी करने लगते हैं। जैसे हमारे किसी भी सोसाइटी में उसके बहुत सारे लेखक होते हैं जिनसे वो पूरा का पूरा समाज प्यार करता है। जैसे हम प्रेमचंद से प्यार करते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जीवन ऐसा नहीं होता अगर हमारे जीवन के बारे में प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी हैं हमारे समाज के, सोसाइटी की, उन कहानियों ने, उन अनुभवों ने हमको हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान किया है। और उससे हमारा व्यक्तित्व की निर्मित हुई है, कंस्ट्रक्शन उस तरीके से हुआ है। तो मैं अमिताभ घोष को पढ़ते हुए मैं हमेशा बहुत चमत्कृत रह जाता हूँ। और इस बात से बहुत मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मुझे उनके साहित्य पे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और इसलिए मैं राजीव गांधी फाउंडेशन का बहुत आभारी हूँ। प्रतुल जी, आपका भी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इसका मौका दिया। और सचमुच में अमिताभ घोष एक ऐसे राइटर हैं, मैं चाहता हूँ कि इनकी किताबों पे, इनकी पुस्तकों पे, और जो विचार वो उस अपनी जो चिंताएं जो वो अपनी किताबों में लिखते हैं, उन चिंताओं पे, उन विचारों पे बातचीत करने की बहुत आवश्यकता है। मैं शुरुआत करूंगा आइविस्ट्रोलॉजी से। ये मेरी पहली किताब थी। जब अमिताभ घोष से मेरा पहला परिचय था, तो कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में प्यार हो जाता है। तो वो जब मैंने पहली किताब उनकी पढ़ी, तभी मुझे उनसे प्यार हो गया। और मैंने बड़ी खूबसूरत सी जो है, मतलब मुझे तो लगता है कि जैसे एक कहानी जो हमारे ये जो गंगा यमुना के मैदान हैं, यहाँ से शुरू होती है, और वो कहानी जो है नदी में बहते बहते कलकत्ता पहुंचती है, और कलकत्ता से फिर वो कैसे कभी वो सिंगापुर चली जाती है, कभी वो हांगकांग चली जाती है, कभी वो चीन के शहर कैंटन चली जाती है, कभी मकाऊ चली जाती है, और फिर वो कभी दूसरी तरफ जो है वो कभी मॉरिशस चली जाती है। और ये 1830, 1820, 30, 40, 50 के समय जो दुनिया जिस तरीके से निर्मित हो रही थी, जिस तरीके से बन रही थी, जिस तरीके से अफीम युद्ध
अफीम की जो खेती है वो एक पूरी दुनिया को एक शेप दे रहा था, एक आकार दे रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी वो जो है यहाँ पे भारत के इन हिस्सों में अफीम की खेती कराती थी, और चीन को फोर्स किया जा रहा था कि वो अफीम को की खरीदारी करे। किस तरीके से यहाँ से गिरमिट पे जो है वो लोगों से एग्रीमेंट करके उनको खेती करने के लिए वहां ले जाया जा रहा था मॉरिशस में। फिर एक आईबिस एक एक जहाज है, एक शिप है, जो कि जिसमें कि अलग अलग भाग्यों से जुड़े हुए, अलग अलग किस्मतों से जुड़े हुए कई सारे लोग यात्रा कर रहे हैं। और उन लोग वो वहां पे कुछ उस जहाज पे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसके बाद वो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, और वो उनके जो भाग्य हैं वो कैसे फिर आपस में जुड़ते हैं, फिर कहीं से आ जाते हैं, और कैसे पूरा उपनिवेशवाद किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, किस तरीके से पूरा जो एक किताब है इजराइल एप्स्टाइन की, अफीम युद्ध और चीन और अफीम, ऐसे करके उसका नाम है। तो इतनी खूबसूरती से, जैसे मैंने देखा कि अमिताभ घोष ने जिस खूबसूरती से इतिहास को और फिक्शन को, कल्पना को, और जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट है और जो काल्पनिक पात्र हैं उनको जिस तरीके से रिलेट किया है, जिस तरीके से जोड़ा है, जिस तरीके से उनकी कहानियों को कहने के लिए इतिहास के को उनकी कहानियों को इतिहास में ले जाके सिचुएट किया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने मतलब हिस्टोरिकल फिक्शन की जब बात आती है तो मुझे सबसे पहले मतलब लेव तोलस्टॉय का नाम याद आता है। उन्होंने युद्ध और शांति जो पूरा जिस तरीके से नेपोलियन ने जब रूस पे आक्रमण किया था और जिस तरीके से घुसा था, और फिर क्या वो हलचलें पैदा हुई थी पूरी रूस की सोसाइटी में, वो नेपोलियन के युद्ध के लगभग 50 साल बाद जो है उन्होंने युद्ध और शांति लिखा था, और 50 साल बाद उन्होंने उस पूरी हिस्ट्री को रिक्रिएट किया था। तो जो हिस्टोरिकल जो रिक्रिएशन होता है हिस्ट्री का, जो जब हम रिक्रिएट करते हैं तो सचमुच में एक बहुत ही खूबसूरत जो है एक चीज पैदा हो जाती है। और ये मतलब जरूरी नहीं कि हर कोई इसको बहुत मास्टरी से कर ले, ये काम अमिताभ घोष ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही मास्टरी, मतलब इस देश के जो हमारा जो इस पूरे भूभाग में जो लोग रहते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में रहते हैं, जो चीन में रहते हैं, इनको बहुत ही ज्यादा मतलब उन सबको कहीं ना कहीं से वो रिलेट करती है। तो इस मामले में बहुत ही जरूरी किताब है, उसको पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी किताब जो मैंने उनकी पढ़ी वो ग्लास हाउस, मैंने उनकी किताब पढ़ी जो, अच्छा मैं ये सारी किताबें मैंने हिंदी में पढ़ी हैं, और ग्लास हाउस में पढ़ के मैं बड़ा चमत्कृत रह गया। और मतलब उसमें कई सारे हिस्टोरिकल फिक्शन, जैसे हम ये जानते हैं कि 1857 में जब हमारे यहाँ का जो गदर था, जब वो सफल नहीं हो पाया, जब गदर को कुचल दिया गया 1857, जिसे कुछ लोग जो है वो अंतिम प्रतिरोध युद्ध और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है, कि पहली बार भारत ने जो है वो स्वतंत्रता के लिए जो है आंदोलन किया था, जिसको कुचल दिया गया। तो उसके बाद से जो उस पूरे स्वतंत्रता आंदोलन, जो स्वतंत्रता संग्राम की एक तरह से कहा जाए तो उनकी प्रासंगिकता काफी कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन उस पूरे आंदोलन में वो एक प्रतीक बन गए थे। और उनको जो है वो, तो अंग्रेजों ने उनको यहाँ से गिरफ्तार करके उनको रंगून में भेज दिया था, और वो बाकी का जीवन वहाँ पे उन्होंने बिताया, जिसका उन्होंने वो शेर भी लिखा है कि कितना बदनसीब है जफर कुए यार, मतलब अंतिम समय में उसको जो है अपनी मिट्टी भी नहीं नसीब हो रही है। तो ये बड़ा खूबसूरत, उसकी पंक्तियां मुझे याद नहीं आ रही, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत। तो मुझे वो ग्लास हाउस पढ़ के पता चला कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे जो बादशाह को पकड़ के रंगून में ले जाके कैद कर दिया था और बाकी का जीवन उन्होंने उस कैद में बिताया, उसी तरीके से इन्होंने बर्मा का जो राजा था उसको भी हम वहां से गिरफ्तार करके लेके आए थे, और यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में रत्नागिरी एक जगह है, वहां पे ले जाके उसको कैद कर दिया था, और बाकी का सारा जीवन उन्होंने वहां पे बिताया। तो ये एक बहुत ही एक कहानी है जो शुरू होती है एक बहुत छोटे बच्चे से, जो किसी तरीके से बहुत, जैसे हम सड़क चाय की दुकानों पे काम करने वाले किसी बच्चे को देखते हैं, कोई एक इस तरीके के बच्चे से शुरू होती है जो अपनी दुनिया बनाने के लिए वो बर्मा में काम कर रहा है, और फिर वहां से शुरू होता है। फिर वो जो मांदले जो जगह है जहाँ पे राजा रहता है बर्मा का, उस पे इसका कब्जा हो जाता है। जो
बर्मा में उस समय जो इमारती लकड़ी के बहुत मतलब वहां पे बड़े घने जंगल हुआ करते थे। उस घने जंगलों की जो लकड़ियां हैं, जो इमारती लकड़ी, उसका उस पे अंग्रेजों की निगाह थी और वो चाहते थे कि इसको जो है इस संसाधन को, और वो वहां से कब्जे की कहानी शुरू होती है। और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो कहानी कहते कहते वो यहाँ तक ले आते हैं, ये 80 तक, 1980 तक, 89 तक वो जो है वो कहानी लेके आते हैं। और इस पूरे मतलब पूरी उपन्यास में 2 पीढ़ियों 3 पीढ़ियों का की जिंदगी के उठा पटक का पूरा बयान है उसमें। वो सारा वो किस्सा भी है जब आजाद हिंद फौज वो जो है वो सिंगापुर में, मलेशिया में, यहाँ पे उसका गठन हो रहा है और वो उससे लड़ रहे हैं। फिर वहां पे उसका ये भी गठन है कि जब वो वहां से जब जापानी फौजें वहां से खदेड़ना शुरू करते हैं ब्रिटिशर्स को, तो वो जो ब्रिटिश का उसमें जो है जो लोग जो है वो वहां से वापस लौटना शुरू करते हैं। तो वो ये नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से वो वापस इधर इंडिया में प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग पैदल चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग मर खप जाते हैं। जो हमारे आज के समय की जो रोहिंग्या क्राइसिस जो अभी पिछले 4-5 सालों में हम देखें तो काफी जो है बड़े विश्व के पैमाने पे भी रोहिंग्या क्राइसिस काफी ज्यादा ध्यान खींचा था। वो क्राइसिस भी को भी वहां उस आईने में देखा जा सकता है। अगर हम मतलब थोड़ा और इसके उससे थोड़ा इस विषय से अलग हट के देखें तो शरद चंद्र जो बंगाल के बहुत नामी गिरामी लेखक हैं और मेरे बड़े प्रिय लेखक हैं, उन्होंने भी जो है 9-10 साल जो है वो बर्मा में बिताया था और उन्होंने उनकी किताबों में बर्मा के बड़े सारे उल्लेख हैं। और बहुत सारे लोग, क्योंकि उस समय बर्मा पे भी ब्रिटेन का कब्जा था और भारत पे भी ब्रिटेन का कब्जा था, तो बहुत सारे लोग वहां जाके वहां पे रह गए थे, बस गए थे, ये मान के कि अब क्योंकि इसी तरीके से सिस्टम चलेगा, उनकी दूसरी पीढ़ियां वहीं पैदा हो गई। तो फिर वो बाद में वो क्राइसिस जो है रोहिंग्या क्राइसिस के तौर पे सामने आई, जो दुनिया पे उसका एक प्रभाव पड़ा। तो ये ग्लास हाउस की स्टोरी है। मैं मतलब हमेशा चाहता हूँ कि ये किताब लोगों को पढ़ी जानी चाहिए। तीसरी किताब जो मैंने उनकी पढ़ी वो यहाँ पे समय की थोड़ा कमी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बस हाँ, इसकी मूल बातें हम रख दें, क्योंकि हाँ, ज्यादा तो ये होता है कि जो जो पाठक खुद समझता है पढ़ के, उसका कोई विकल्प नहीं है। वो कोई भी दूसरा आदमी बता दे लेकिन वो उस जगह तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसको खुद शैडो लाइन पढ़ना के बारे पड़ता में। है। हाँ, अब मैं शैडो लाइन जो है, शैडो लाइन किताब जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले तो मैं मतलब ये एक अलग किस्म का उपन्यास है। कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ उनके कजन्स हैं, और उनके बीच में एक युवक की उपस्थिति लगातार बनी हुई है। वो स्मृतियों के जरिए आ रहा है कि वो होता तो ऐसा होता, वो दिव्य ऐसा करता था, फिर वो इस तरीके से जीता था, चाय के नुक्कड़ पे ये बात होती थी, यहाँ पे होती थी। और वो कहानी कभी जो है वो कभी वो कहानी बंगाल कोलकाता में है, कभी वो कहानी वो ढाका में चली जाती है, कभी वो अमेरिका में चली जाती है, और पूरा शैडो ब्रिटेन में चली जाती है। और शैडो लाइंस के जरिए वो पूरा जहाँ पे एक नतीजे पे पहुंचते हैं, और बाद में पता चलता है कि उस वो जो दिव्य जिसकी बात हो रही है, जो हमारा मुख्य कैरेक्टर है, जो मौजूद नहीं होते हुए भी सबसे ज्यादा मौजूद है, वो ढाका में जो 92 में जो क्या कहते हैं कि ये श्रीनगर में हजरत बल के उसमें जो है जो मस्जिद से जो है वो कुछ चोरी हुई थी, उसके बाद जो दंगे हुए और ये सारी चीजें, उस दंगों में वो उसका वो मारा जाता है। तो उसका एक पूरा घटनाक्रम है किस किस तरीके से वो लोग ढाका में जाते हैं और कैसे करते हैं। तो वो पूरा यहाँ पे आके वो एक जगह पर आकर वो एक मैप पे देखते हैं कि कौन सी जगह किससे कितनी दूर है। तो जैसे वो देखते हैं कि अगर 300 मीटर का, अगर मैं ढाका में बैठ के अगर 300 मीटर का पूरा एक परिधि बनाऊं, तो उसमें कौन 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 से इलाके आते हैं और कैसे हमको जो है जो हमारी चीजें, जैसे पाकिस्तान में होने वाली कोई घटना वो हमको ज्यादा प्रभावित करती है या हमारे इमोशन को ज्यादा टच करती है, या बंगाल में बांग्लादेश में कोई घटना होती है तो हमको ज्यादा हमारे इमोशन को टच करती है। हो सकता है कि वो श्रीलंका में कोई चीज हो रही हो तो हमको उतना हमारे इमोशन को तो जैसे उन्होंने जो शैडो लाइंस का जो मतलब है कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो मानचित्रों पे ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये रेखाएं वास्तविक नहीं होकर उन वास्तविक रेखाओं की छायाएं भर हैं। वो एक शैडो लाइन है, क्योंकि ये सारी की सारी रेखाएं पिछले 300-400 सालों में खींची गई हैं। उससे पहले दुनिया का जो शेप था वो इस तरीके का नहीं था, इस तरीके की लाइनें नहीं खींची गई थी।
बाउंड्रीज, जो नेशनल बाउंड्रीज इस तरीके की नहीं थी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किताब में मूल स्वर उसका संदेश ये है कि वी आर ह्यूमन, हम लोग मानव हैं, ये एक मानव संस्कृति है, मानव सभ्यता है, ये पूरा प्लेनेट है, और इस पूरा पृथ्वी पे जो रहने वाली मानव प्रजाति है उसको कहीं ना कहीं हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए, हमको इस दिशा में इस तरीके से सोचना चाहिए। हम कई बार हम जो है नेशनल बाउंड्रीज पे हम बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, मैं इससे इनकार भी नहीं करता हूँ, नेशनल बाउंड्रीज होती है और उनका अपना महत्व है, लेकिन जो ह्यूमन कंसर्न है, जो इंसानों का जो कंसर्न है, बहुत सारी चीजें हम सब कुछ साझा करते हैं, मौसम हमारा साझा है, हम जो है वो हवाएं कहीं से कहीं उठती हैं, कहीं से चली आती हैं, तो इसलिए शैडो लाइंस को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उन रेखाओं के बारे में बताता है जो कि रेखाओं की छायाएं हैं, शैडो है। फिर मैंने किताब इनकी पढ़ी गन आइलैंड, बंदूक द्वीप नाम से ये किताब है, और ये बहुत ही अद्भुत किताब है। मैं तो मानता हूँ कि आजकल के जो हमारा समय है, इस समय में इस किताब को बहुत ही ज्यादा पढ़े जाने की जरूरत है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है, हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज कहीं और हो रहा है, वो अमेरिका में कहीं हो रहा है, वो कनाडा में कहीं हो रहा है, वो चीन में हो रहा है, वो हम ये सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमसे बहुत दूर है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ मौजूद है। और उस पूरे के पूरे उपन्यास में वो क्लाइमेट चेंज जो है वो हर जगह जो है, अब हर दूसरे पन्ने पे आपको दिखाई पड़ेगा कि क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, और क्लाइमेट के बदलने से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो कैसे बदल रहा है, उसके चलते जो पशु पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो ह्यूमन सोसाइटी जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। उसकी कहानी एक अमेरिका का एक पुरानी किताबों का खरीदार है, वहां से शुरू होती है। वो कोलकाता आया हुआ है, कोलकाता से फिर सुंदर बन जाता है, सुंदरबन से फिर वो अमेरिका चला जाता है, फिर इटली आता है, फिर ढाका की कुछ कहानी है, कुछ वो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो कैसे जो है, जो ये तबाह हुए लोग हैं, जो जिनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, हर साल साइक्लोन आता है, चक्रवात आता है और उनके पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर देता है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो तबाह हो जाते हैं, और फिर उनको मजबूरन जो है ये सोचना पड़ता है कि किसी भी तरीके से मैं पैसा खर्च करके अगर मैं यूरोप जा सकूं तो मेरा पूरा कल्याण। भी महीने भर पहले की घटना है, हमारे गुजरात की एक फैमिली वो पूरा अपना सब कुछ दांव पे लगा के वो यहाँ से कनाडा गई, और कनाडा से वो चोरी छुपे जो है वो अमेरिका में प्रवेश करना चाह रहे थे, और -35 डिग्री टेम्परेचर में वो पूरी की पूरी फैमिली वो ठंड से जम के मर गई। और उसमें पति पत्नी और एक उनकी 11 साल की बेटी, एक 3 साल का बेटा, सारे पूरी की पूरी फैमिली। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये जो प्रॉब्लम है, ये जो जिस तरीके से जो ये हो रहा है कि एक जगह से तबाह होने के बाद दूसरी जगह पे जो आदमी जा रहा है, कोशिश कर रहा है कि हम उस जो यूरोप में जो स्वर्ग का निर्माण हुआ है या अमेरिका में जो स्वर्ग का निर्माण हुआ है, हम भी वहां भी चले जाएं और हमें भी उसकी कुछ बूंदे हमें भी उससे मिल जाए, हम वहां की कुछ हिस्सेदारी हमारी भी हो जाए। ये उस किताब में बहुत ही अच्छे से दर्शाई गई है। अब मैं 2 मिनट जो है इनके साहित्य में क्या चीज मुझे सबसे ज्यादा वो लगता है, तो एक तो पहली बात मुझे जो है अमिताभ घोष के उससे साहित्य, इतिहास, पर्यावरण और भूगोल सब कुछ एकदम बहुत ही गुथा और मिला जुला है, और बड़े सुगठित रूप में है। वो आप उनको जैसे उससे अलग, जैसे उनके साहित्य से, लिटरेचर से जो है हिस्ट्री को अलग नहीं कर सकते हैं या भूगोल से अलग नहीं कर सकते हैं। और उनकी जो कहानियां हैं, जो उपन्यास हैं, वो एक बहुत लंबे कालखंड में ट्रेवल करती हैं। जैसे कोई कहानी 1820 से शुरू होती है, और वो हो सकता है कि वो जो है उस कहानी का खात्मा जो है वो आने वाले मतलब 40 साल बाद हो, तो वो पूरे 40 साल का कालखंड समेटती हैं। और इन कहानियों का भूगोल बहुत विस्तृत है। जैसे आइविस ट्रायोलॉजी का भूगोल जो है वो बलिया और यहाँ से शुरू होके, और वो यहाँ से शुरू होके वो कलकत्ता भी जाता है, वो यहाँ से फिर जो है वो कैंटन भी जाता है, हांगकांग भी जाता है, वो श्रीलंका भी जाता है, वो मुंबई भी जाता है, वो उधर से जो है वो मॉरिशस भी जाता है, वो इंग्लैंड भी जाता है। तो उन कहानियों का भूगोल बहुत विस्तृत है, भूगोल और समय दोनों ही जो है उसका। तो मतलब इस मायने में ये बहुत ही खूबसूरत उनके उपन्यास हैं, उनकी बहुत खूबसूरत कहानियां हैं, और बहुत ही समझने की जरूरत है कि कैसे ये पूरा का पूरा भूगोल इस मामले में, मतलब इसलिए भी जरूर, जैसे हम जो आज ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो जब ये जो पूरा उनके उपन्यासों में ये फिनोमेना हमको साफ दिखाई पड़ती है कि कैसे पूरी दुनिया जो है वो समुद्र पे तैर रही है, और एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वहां से यहाँ जा रही है। ऐसे तो इस तौर पर मैं देखता हूँ, और कई बार मुझे लगता है कि वो एक विश्व नागरिक की कहानी वो कहना चाहते हैं, जो कई बार अलग अलग रूपों में कहते हैं।
और हो सकता है मैं सही ना हूँ, मैं मतलब कोई मैं आलोचक नहीं, लेकिन एक पाठक के तौर पे जो मैं उनकी किताबों से समझता हूँ वो ये है। आप सब लोगों ने वो इतने धैर्य के साथ मुझे सुना, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। आपने इतने खूबसूरत शब्दों में इतनी सुंदर समीक्षा करी कि जो पाठक नहीं है वो भी पाठक होने की के सोचने लगे कि उनका साहित्य नहीं पढ़ा हो, तो वो सोचने लगे इन जिन मुद्दों की वो बात करते हैं, किस्सा गोई रूप में रखते हैं, वो कितना रोचक होगा। तो ये इच्छा होने लगती है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने समय दिया। और बीच में शायद दीक्षित सर वो शेर बताने की कोशिश में थे जो जफर साहब ने कहा था। जो शेर मुझे याद आ गया, जी। ये रंगून में जब बहादुर शाह जफर जी को ले जाया गया तो उनके साथ धोखा हुआ था। उनसे कहा गया था कि आपको वहां का राजा बनाया जाएगा, धोखा दे के ले गए, तो बड़े दुखी थे। और इनके साथ में लोगों ने धोखा किया, विश्वासी लोगों ने धोखा किया। तो पहले उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की। वो लिखते हैं, तवक्को जिनसे करनी थी वही करते हैं अय्यारी, बड़े गमख्वार जालिम हैं बहुत करते हैं गमख्वारी, खुदागारम चे गमदारम, खुदागारम चे गमदारम। फिर वो आते हैं, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। कितना था बदनसीब जफर, कितना था बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन न मिल सकी कुएं यार में, 2 गज जमीन न मिल सकी कुएं यार में। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो वसीयत कर गए थे कि मेरी डेड बॉडी को मुझको यहीं दफनाया जाए, हिंदुस्तान मत ले जाया जाए। अब मेरी हिम्मत नहीं है उन लोगों को कि मैं जहां राजा रहा, विश्वास था, मेरे साथ धोखा हुआ, वो धोखा मैं दूसरों को नहीं देना चाहता, तो मुझको हिंदुस्तान मेरी डेड बॉडी नहीं। धन्यवाद। शुक्रिया दीक्षित सर। और डॉक्टर अमित रंजन के पास चलें, डॉक्टर अंकुश गुप्ता, उनसे बात करें। एक कविता पाठ जो लिखा है विवेकानंद झा, जो विद्यार्थी रहे और पाठक रहे हैं घोष जी के, तो उन्होंने एक उनको समर्पित एक कविता लिखी थी इंग्लिश में। उसका मैं हिंदी अनुवाद करके आनंदित होता हूँ, तो मैं वो सुनाता हूँ। उसके बाद हम डॉक्टर अमित के पास चलेंगे। ये पाठ के भाव लेखक के प्रति कैसे कैसे बनते चले जाते हैं जब वो अपना पसंदीदा लेखक को पढ़ता है, तो उसके प्रति जो भाव बनते हैं। आपको देख लगता है सुंदरता और ज्ञान गलवैया किए घूम रहे हों। द हंग्री टाइड, भूख का ज्वार जब आया, सुरसा मुख के जबड़ों में आपने अश्व टहलाया। आग लगाने वाली परिस्थितियों में आपकी कलम दमकल जैसा साहस लिए बढ़ी और जा पहुंची बिना भ्रम के अपनी मंजिल पर। जैसे ही आपने सर्किल ऑफ रीजन पर यात्रा शुरू की, आपके चेहरे पर छाया रेखाओं का कोई नामो निशान न रहा। वहां आपने अपने 55वें साल में 25 का आनंद लिया। यहाँ तक कि एक प्राचीन भूमि में मैजिक रियलिज्म बैंड को मात दी। द कलकत्ता क्रोमोजोम में कलकत्ता की महिलाओं को परंपरागत बंधनों से मुक्त कर आपने हर घर और चूल्हे के इर्द गिर्द खुशियों के सबब बांटे। आप उसे भी दिलासा देते हो जो शीश महल द ग्लास पैलेस पर पथराव किया करते। कोई उपनिवेशवाद, अफीम या कॉफी का नशा नहीं, ये बात सी ऑफ कॉपीज की लहरों से आपने बयां की। आपकी रचनात्मकता ओक के पेड़ की तरह फैल रही है, जबकि आप रिवर ऑफ स्मोक को तैर कर पार कर चुके हैं। देखते ही देखते आपको मैन बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया, और ऐसे में आपने मन में एक और सूर्योदय हो रहा है, और ऐसे में आपके मन में एक और सूर्योदय हो रहा होगा। ये 2012 में उन्होंने लिखी थी विवेकानंद झा, जो मुझे बड़ी पसंद आई, और उसको मैंने अपने शब्दों में उसको ढालकर समझा। और अब हम चलते हैं अमिताभ घोष के साहित्य पर एमफिल शोध प्रबंध के लेखक डॉक्टर अमित रंजन के पास, डॉक्टर अंकुश गुप्ता, जिनका परिचय देंगे। डॉक्टर अंकुश गुप्ता। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। और सबसे पहले तो मैं आपको और सभी साथियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा ये सेशन ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये ज्ञानपीठ पुरस्कारों पर हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है जो हमारे
इंडिया एट 75 प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों को के ऊपर सीरीज बना रहे हैं जिनका योगदान रहा है इस देश के अलग अलग प्रकार से निर्माण में। तो उसमें ज्ञानपीठ पुरस्कारों पर ये बहुत ही सुंदर सीरीज प्रतुल जी चला रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद प्रतुल जी। और अब आज हमारे साथ डॉक्टर अमित रंजन है। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। बहुत खुशकिस्मती से वो मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और डॉक्टर अमित रंजन एक लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं और अभिनेता भी हैं। उन्होंने अभिनय भी किया है अपने ही लिखे हुए नाटकों में, जो यहाँ पे यंग बच्चे हैं शायद उनको बात सुन के बड़ा मजा आएगा। और इनके लिखे हुए नाटक भी कई जगह प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी कविताओं की एक बहुत सुंदर किताब अभी हाल ही में आई है, फाइंड मी लेनर्ड कोहेन, 2018 में आई थी। फाइंड मी लेनर्ड कोहेन, आई एम ऑलमोस्ट 30। और इसके अलावा इन्होंने बहुत सुंदर शोध पत्रों की रचना की है, जिनमें से एक जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने जरूर पढ़नी चाहिए, वो भी किताब का रूप ले चुकी है। इनकी जो पीएचडी डिसर्टेशन है जो है जॉन लैंग के बारे में, जो रानी लक्ष्मीबाई के लॉयर थे, उनके वकील थे। और वो बहुत ही दिलचस्प किताब है, जरूर पढ़िएगा आप, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी वो किताब। इसके अलावा जैसा कि अभी प्रतुल जी ने बताया, इन्होंने एमफिल किया था अमिताभ घोष के ऊपर, और इस समय वो फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलर है। तो वो हमें मायमी से ज्वाइन कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले वेलकम अमित जी। बहुत शुक्रिया अंकुश, बहुत शुक्रिया राजीव गांधी फाउंडेशन का ये मौका देने के लिए मुझे। यहाँ सुबह 6:30 बज रहे हैं, इसलिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा लेट से ज्वाइन करने के लिए। और जो अभी मैंने सुना पिछले 10 मिनट, बहुत ही रोचक और अच्छा लगा कि ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आप और अलग अलग ज्ञानपीठ अवार्ड विनर्स पे ये सीरीज कर रहे हैं। और आखिरी में सुन रहा था वो बहादुर शाह जफर की बात। तो बहादुर शाह जफर का जो अरेस्ट था वो बड़ा दिलचस्प था। कैप्टन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने उसकी पेंटिंग काफी चर्चित है। बहादुर शाह की दाढ़ी खींच कर वो ले गए थे जब अरेस्ट किया था। और मजे की बात यह है कि बहादुर शाह 5,000 सैनिकों के साथ हुमायूं के मकबरे पर थे, जो कि उनका ट्रेडिशनल बरियल ग्राउंड था सारे मुगल फैमिली की। 5,000 सैनिकों के साथ थे और जिन्होंने अरेस्ट किया उनके पास 50 से 100 सैनिक थे। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में बहुत ही रोचक एक सिंबल है। बहादुर शाह जफर का जो अरेस्ट है, जो कैप्टन था उसने चैलेंज किया बहादुर शाह जफर को और सरेंडर करने के लिए कहा। और कोई कारण नहीं था कि जफर सरेंडर करते, लेकिन कर दिया। कि जो परसेप्शन की बात होती है, परसेप्शन था कि विलायती फौज जो है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है और उनको हरा देगी। बेशक हरा सकती थी रीइंफोर्समेंट्स आने के बाद, लेकिन उस वक्त कोई कारण नहीं था। और उनके बेटों और भतीजों को भी अरेस्ट किया गया। और जो खूनी दरवाजा दिल्ली में है वो इसीलिए है कि वहां पे उन सबका कत्ल कर दिया गया और फिर बहादुर शाह जफर को जो है एग्जाइल किया गया। और फिर एक लेखक लिखते हैं कि बहुत ही जश्न मनाया गया उस वक्त पर सिखों द्वारा कि ये गुरु तेग बहादुर का एक तरह से इंतकाम था। तो ये बड़ी विडंबना है, हमारे इतिहास में बहुत पहले से विडंबना है कि बहुत पुरानी जो घटनाएं हैं उसको लेकर बहुत बाद में उसकी प्रतिक्रिया होती है, जो कि अमिताभ घोष बहुत दिलचस्प तरीके से और इस बात को समझते हैं कि इतिहास किस तरह से हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करती है। तो एक जगह पर अमिताभ घोष कहते हैं, हिस्ट्री नोटोरियसली इज नॉट अबाउट द पास्ट। यानी इतिहास जो है वो भूतकाल के विषय में नहीं है, किसी और चीज के विषय में, वो हमेशा भविष्य के विषय में होता है, जो
जो हमारा इतिहास होता है वही हमारे भविष्य को इन्फॉर्म करता है। और इसीलिए इतिहास बोध होना बहुत ज़रूरी है, जो आज के वक्त में बहुत ज़रूरी समझ विद्यार्थियों को डेवलप करनी चाहिए कि इतिहास सिर्फ अतीत में घटी हुई घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई संवेदनाएं हैं। और बहुत ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है हमें इतिहास के प्रति। नहीं तो जिस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं साउथ एशिया में, उनसे आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। तो एक जगह पर अमिताभ घोष कहते हैं कि साउथ एशिया का जो वायलेंस है, जो हिंसा है साउथ एशिया की, वो सारी दुनिया से बहुत अलग है। जो जिसको दंगों के नाम से हम जानते हैं, स्ट्रीट वायलेंस, ये दुनिया में और कहीं नहीं है। ये शायद अमिताभ घोष ओवर स्ट्रेच कर रहे हैं, शायद ऐसी बात नहीं है। दुनिया में और भी जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, उनका ताल्लुक भी जिस तरह की हमारे मुल्क में हिंसा हुई है, या पूरे साउथ एशिया में, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका इंक्लूडेड है। जैसे कि रवांडा में जो जीनोसाइड हुआ था 1994 में हुटू और तुत्सी ट्राइब के बीच, वो भी कुछ सिमिलर है। लेकिन फिर भी एक तरह से बात सही है कि जिस तरह की अचानक से हिंसा भड़क जाती है हमारे यहाँ, वो एक यूनिक उसका रंग है। और वो इस कारण से है, वो कहते हैं कि इसका कॉलोनियलिज्म का सीधा सीधा रिश्ता है इस चीज से कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जो है हिंदू और मुसलमानों को अलग बांटना शुरू किया। खासकर 1857 की गदर के बाद उन्हें लगा कि ये इस सोसाइटी को यूनाइटेड रखना ठीक नहीं है, और वो जो है वो कंटिन्यू करती रही आज तक। उसका शैडो लाइन हमारे ऊपर है। तो दिलचस्प बात यह है, जो मेरी जॉन लैंग की किताब है उसके रिसर्च के तहत ये मुझे पता चला कि 1854 के पहले जिस शक्ल में दंगों को आज हम जानते हैं, उस शक्ल में 1854 से पहले इसका कोई जिक्र कहीं नहीं है, जिसको कि हम बहुत सामान्य मानते हैं कि ये तो हो जाता है। तो ये अंग्रेजी हुकूमत के समय ही हुआ है जब उन्हें रियलाइज हुआ कि मुट्ठी भर अंग्रेज जो है मुल्क पर राज नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े मुल्क पर। जैसा कि गांधी जी ने भी बाद में कहा कि अगर इस मुल्क के लोग ना चाहें तो ऐसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह हुए, तो अमिताभ घोष मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी जो इनका कंट्रीब्यूशन है भारत के साहित्य में, वो ये है कि इतिहास और साहित्य का समन्वय, जो एक बोध है कि सारा इतिहास जो है वो फिक्शनल है, वो साहित्य है, और सारा साहित्य जो है वो ऐतिहासिक है। वो ऐसे कि इतिहास हमेशा ही फिक्शनल होता है, हमेशा ही किसी ना किसी की समझ से लिखा जाता है। आप जिस तरह से कल की ही घटना आपकी जिंदगी में जो घटी हो, आप जिस तरह से उसको देखते हैं और आपका मित्र जिस तरह से देखता है, वो बहुत अलग होंगे, जिसको कि फिल्म मेकिंग में रोशोमॉन इफेक्ट भी कहा जाता है। या वो जो कहानी है हाथी और 7 अंधे लोगों की, वो अलग अलग तरह से, कोई कान को पहचानता है, कोई पूंछ को पहचानता है वगैरह। तो इतिहास तो हमेशा ही एक नैरेटिव होता है, एक कहानी होती है जो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से सुनाते हैं। और साहित्य ऐतिहासिक होता है। साहित्य, अगर साइंस फिक्शन भी आप लिख रहे हो तो अपने ही ऐतिहासिक परिवेश से लिखते हैं। आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं इस वक्त समाज में, उसके हिसाब से साइंस फिक्शन भी लिखा जाता है। इनफैक्ट कुछ आलोचकों का मानना है कि साइंस फिक्शन से ज़्यादा
ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कुछ नहीं होता, वो सिर्फ टेक्निकल तौर पे वो दिखाया जाता है कि 2070 में घटना घट रही हो, लेकिन जो ह्यूमन इमोशन होते हैं, जो ईर्ष्या, द्वेष, खुशी, जो बेसिक ह्यूमन इमोशन होते हैं, उन्हीं पे प्लॉट चलती है। और गुड वर्सेस इविल या जिस भी तरह की बेसिक प्लॉट होती है वो होती है। तो अमिताभ घोष ने बहुत अच्छे से इसका कॉन्फ्लुएंस किया है, इतिहास बोध का और साहित्य का। और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कैसे हिस्ट्री नैरेटिव्स के थ्रू चलती है और कैसे साहित्य किसी वक्त की के परिवेश को और उसकी सच्चाई को बहुत बखूबी समझा पाता है। तो यही खासियत है अमिताभ घोष के सारे कार्यों की, कि इसमें इन दोनों का समन्वय है। और सबसे पहली किताब जो अमिताभ घोष की है वो इमाम इन द इंडियन। तो इमाम इन द इंडियन दरअसल एक डायरी एंट्री है। वो अपना डी-लिट करने इजिप्ट गए थे, इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे और डी-लिट करने अपना डिसर्टेशन लिखने के लिए इजिप्ट गए थे, मिस्र, जहाँ 2 गांव पे उनका रिसर्च था, एक हाइफा और एक दूसरा क्या अभी याद नहीं आ रहा मुझे। तो मैं एंथ्रोपोलॉजी के डिसिप्लिन में काम करने गए थे, यानी मानव शास्त्र। अब ये भी बड़ा दिलचस्प डिसिप्लिन है मानव शास्त्र, जो कि उपनिवेशवाद के, कॉलोनियलिज्म के दौर की एक डिसिप्लिन है, इंसानों को स्टडी करने की। ये अलग अलग जो ब्रिटिश एम्पायर में अलग अलग किस्म के इंसान थे अलग अलग मुल्कों में, उनको पढ़ने के लिए। तो ये कॉलोनियलिज्म का एक जरिया था कि अफ्रीका में ऐसे लोग रहते हैं, हिंदुस्तान में ऐसे लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोग रहते हैं। और ऐसे लोगों का मतलब कि बहुत एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होते थे कि आप, इनका कद 5 फुट होता है, ये काले होते हैं, ये गोरे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो एंथ्रोपोलॉजी का डिसिप्लिन जो है इस प्रकार शुरू हुआ। और मजे की बात ये देखिए कि जिस तरह के फ्रेजेस हम आज बड़ा नॉर्मल सोचते हैं, ये सब कॉलोनियलिज्म में इन्वेंट किए गए थे ज्यादा कंट्रोल के लिए कॉलोनीज पे। तो जैसे कि वर्क इज वर्शिप, टाइम इज मनी, इस तरह की चीजें सोचे। मैं कुछ और सोच रहा था, वैसे तीसरा फ्रेज सोच रहा था, पर इन दोनों पे अगर प्रकाश डालें तो वर्क और वर्शिप का क्या रिश्ता हो सकता है। वर्क अलग चीज है, वर्शिप अलग चीज है। एक मटेरियल वर्ल्ड की चीज है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज है। तो ये बड़ा हम सहज तरीके से ले लेते हैं कि काम ही, कर्म ही पूजा है। ठीक है, कर्म पूजा है, एक अच्छी वैल्यू है, लेकिन इनका कोई क्या रिश्ता हो सकता है। तो इस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, और जो है फ्रेडरिक नीचे ने इस वक्त कहा था गॉड इज डेड। तो एक तरह से रिलीजन की पकड़ समाज पर कमजोर हो रही थी। और तो अंग्रेजों ने कहा वर्क इज वर्शिप, कि आप 8 घंटे काम कीजिए, मजदूरी कीजिए फैक्ट्री में। 8 घंटे का नियम तो बहुत बाद में आया, शुरू में तो 12-16 घंटे लोग करते थे काम, कि काम कीजिए। तो एक कैपिटलिस्ट एंड की तरफ ये था, या टाइम इज मनी। अब ये सब हम मानते हैं, और कई सारे सेल्फ हेल्प बुक्स में होता है कि वक्त को आप ढंग से खर्च करें, पर वक्त को आप कैसे खर्च करेंगे। वक्त हमें खर्च करता है, हम थोड़ी वक्त खर्च कर सकते हैं। हमारी समझ वक्त की सिर्फ यही है कि हम हमारे बॉडी का डिके, किस तरह से हम पैदा होते ही मरने लगते हैं, उस हिसाब से वक्त की हमारी समझ है। बाकी तो वक्त क्या है, जितने प्लैनेट हैं लाखों साल से घूम रहे हैं अपनी धुरी पर सूरज के का चक्कर लगाते हुए, उन्हें वक्त की तो कोई सुध नहीं है। वक्त की सुध हमें सिर्फ पिछले 4-5 हजार साल की है, जब से हमने इतिहास लिखना शुरू किया है, जब से हमने बिल्डिंगें बनाना शुरू की हैं। और बाकी तो इतिहास का हमें ज्ञान ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल या हिंदुस्तान में भी
जो बहुत सारे ट्राइब्स हैं उनका कितना लंबा इतिहास है। तो इतिहास तो सिर्फ लिखने से और बिल्डिंगें बनाने से उससे हमें आइडिया है कि इतिहास क्या है, टाइम क्या है। तो बहुत ही एंथ्रोपोसेंट्रिक यानी मानव केंद्रित इतिहास है। और इसको भी अब बहुत सारे राइटर्स चैलेंज कर रहे हैं। अमिताभ घोष भी उनमें से हैं कि क्लाइमेट चेंज के भी बात हो रही थी कि हम सिर्फ इंसानों की हीरोइज्म की कहानी, उनकी वीरता की कहानी के इर्द गिर्द हमारा जो है नैरेटिव हमेशा रहा है। और इस वजह से कभी हमने हमारा रिश्ता क्या है दुनिया से, हमारे नेचर से, इस पे हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। तो खैर वापस आते हैं हम इमाम इन द इंडियन पे। ये डायरी एंट्रीज हैं अमिताभ घोष की, और बहुत दिलचस्प है कि ये बेसिकली उनका जो थीसिस था वो एक स्लेव की, एक गुलाम की के बारे में है, जिसको कि एक नंबर के तरीके से मार्क किया गया, मुझे याद नहीं आ रहा, MS-15 या ऐसे कुछ नंबर है। तो इस गुलाम की कहानी, जब गुलामी की स्लेवरी के दिन थे एंशिएंट टाइम में, उसके अकाउंट को यूज करते हुए इजिप्ट और मालाबार कोस्ट के बीच केरला में क्या ट्रेड था, क्या रिश्ते थे, उन सब का एक्सप्लोरेशन उनकी थीसिस में है, जो कि कभी छपी नहीं। तो यह दरअसल डायरी है। तो डायरी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वो तो हमें पता है ट्रेड रूट क्या है। इजिप्ट और मालाबार कोस्ट के बीच बहुत पुराना ट्रेड रूट था, बहुत समय से लोग आ जा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हिंदुस्तान पे बहुत पुराने समय से रहा है, ईस्ट अफ्रीका के साथ रिश्ता। लेकिन मजे की बात, जो एंथ्रोपोलॉजी की बात मैं कर रहा था, कि अमिताभ घोष ये दिखाना चाह रहे हैं उस पुस्तक में कि आप किसी को देखते हैं, आपकी नजर किसी पर होती है तो उसकी भी नजर आप पर होती है। और ये टू वे प्रोसेस होता है। एंथ्रोपोलॉजी अज्यूम करता है कि आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उस तरह के शब्द भी होते हैं, फील्ड, सब्जेक्ट, कि आप किसी फील्ड में गए, वहाँ सब्जेक्ट को स्टडी किया और उन्हें वहाँ ये बोध हुआ कि वही फील्ड है और वही सब्जेक्ट है। गांव के लोग भी उन्हें उन्हें उतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं जितना वो पढ़ रहे हैं। बस फर्क ये है कि उनके पास है, उनके पास पावर है कि आप लिख सकते हैं, वो किताब छप सकती है, और गांव के लोग जो उनकी जो समझ बनेगी उसकी सुनवाई नहीं, वो दुनिया में प्रचलित नहीं होगी। लेकिन नजर जो है वो तो दोनों तरफ से फेर फेर हो रहा है। तो बहुत दिलचस्प कहानियां हैं उसमें। इसमें इमाम इन द इंडियन जो टाइटल ऐसे है, उसमें क्या है कि जो राइटर का पर्सोना है, और ये भी समझना चाहिए कि हालांकि ये डायरी एंट्रीज हैं, लेकिन इसको मेमोयर के तौर पर, यानी कि आत्मकथा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक पात्र क्रिएट करते हैं एक रिसर्चर का, जो कि उन पे बेस्ड है। लेकिन ये फर्क होता है एक आत्मकथा लिखने में और नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इसलिए कहा जाता है कि वो फिक्शन नहीं है लेकिन फिक्शन है भी। और ये 19वीं शताब्दी में भी ये बहुत ज्यादा था। जैसे जॉन लैंग में भी है, वो अपने बारे में लिख रहे हैं कि वो कहाँ नाना साहिब से मिले, रानी से मिले, लेकिन वो थोड़ा फिक्शनलाइज्ड होता है एक पात्र क्रिएट करने के लिए। तो इसको भी डायरेक्टली आत्मकथा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इमाम इन द इंडियन को, जो रिसर्चर फिगर है, वो भी थोड़ा सा फिक्शनलाइज्ड होता है। तो ये खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कलात्मकता पर साहित्य की। तो जो फिगर है नरेटर का, जो अमिताभ घोष अपने बारे में ही लिख रहे हैं, लेकिन नरेटर बोलूंगा मैं, वो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। उसकी एक इमाम से चर्चा हो रही है हिंदुस्तान और मिस्र के बारे में। तो अब इमाम जो है वो पूछते हैं ये हिंदुस्तानी आदमी से कि आपके यहाँ कैसे जो मृत शरीर है उसके साथ आप
अंतिम क्रियाएं कैसे करते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई हम हमारे यहाँ जो है अंतिम संस्कार होता है, हम अग्नि देते हैं वगैरह वगैरह। अब इस्लाम में तो आग का मतलब दोजख है, जहन्नुम है, नरक है। तो इमाम को लगता है ये कहाँ से आगे उठ के ये तो जला देते हैं। और तो ये बोलते हैं नहीं नहीं, ये हमारे संस्कृति में ये दूसरा है, इसका मतलब पवित्रता है और आत्मा आत्मा की मुक्ति है वगैरह वगैरह। तो इमाम को समझ नहीं आता है, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी में तो उसका मतलब नर्क है और इसके सिवाय कुछ नहीं है, आग का मतलब। तो अब वो समझाना शुरू करते हैं कि तो इमाम को लगता है कि ये बड़ा बैकवर्ड मुल्क है, कहाँ से आ गए ये उठ के। तो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है और जो दार्शनिक समझ है, जो फिलोसफिकल समझ है हिंदू धर्म की, वो बहुत अलग है। और वो बताना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। तो फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है कि ज्यादा मॉडर्न कौन सा मुल्क है, कि हमारे यहाँ ट्रेनें चलती है, हमारे यहाँ प्लेनें चलती हैं वगैरह वगैरह। और अंत में जो है जो हिंदुस्तानी पात्र है वो कहता है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर बम है, तुम्हारे यहाँ क्या है। अच्छा। तो यहाँ पे फिर अमिताभ घोष इंटरवीन करते हैं एज हिमसेल्फ, कि दो लोग थे कॉलोनियल कंट्रीज के, पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज के, जो कि दोनों ब्रिटेन के अंदर रहे, और दोनों एंशंट सिविलाइजेशन के। मिस्र की सिविलाइजेशन है वो भी 5000 वर्ष की है, और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से भी हमारा 5000 साल का हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन का रिश्ता है। तो दोनों 5,000 साल पुराने एंशंट सिविलाइजेशन हैं। और वो झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं, वो मॉडर्निटी की बात पे झगड़ा कर रहे हैं। और मॉडर्निटी का जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो डिस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी से, हिंसा की टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी, कि किसके पास ज्यादा हिंसक काबिलियत, किसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और उससे वो हिंदुस्तानी कैरेक्टर जो है वो लड़ाई जीत जाता है, सो टू से, उस वक्त पर। तो इस तरह की एनेक्डोट्स, कहानियों से भरी हुई है माम इन द इंडियन, और इसलिए बहुत ही दिलचस्प अमित किताब है। जी हाँ कुछ। जी अमित, so I just want to I asked a couple of questions, तो मुझे लगता है कि हमारे कुछ बच्चे, उन्हें भी आपसे सवाल पूछने होंगे। जरूर। हाँ, तो इससे पहले कि हमारे बच्चे सवाल पूछे, एक छोटा सा सवाल है मेरे पास आपके लिए, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, उनको अच्छा लगेगा सुन के इसके बारे में। कि एक तो आपने काफी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया कि कैसे अमिताभ घोष इतिहास और साहित्य में सामंजस्य स्थापित करते हैं, कैसे वो इनके बीच में वो लाते हैं। बट उसके साथ ही साथ ये बात कि क्योंकि बिकॉज यू वर टॉकिंग अबाउट नीचे एंड एंड पोस्ट एनलाइटनमेंट फिलॉसफी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वाज ऑफ कोर्स थिंकिंग कि कैसे फूको भी हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी में बात करते हैं इस बारे में, कैसे हमारी एनर्जी को, हमारे टाइम को एक पे जानने की कोशिश हुई थी वैसा। तो इस सबके बीच में द फैक्ट कि अमिताभ घोष अंग्रेजी में लिखते हैं व्हेन ही इज आल्सो टॉकिंग अबाउट अ काइंड ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कॉलोनाइजेशन, तो ये क्या आपको लगता है कि एक बहुत सोचा समझा निर्णय है, या ये लगता है आपको कि वो उनकी प्रोसेस से निकल के आता है कि वो अंग्रेजी में लिखते हैं? ये इस सवाल के कोई आसान उत्तर नहीं है मेरे ख्याल से। जितने भी पोस्ट कॉलोनियल कंट्री हैं उन सबका ये प्रारब्ध है, या वो फ्रेंच कॉलोनी थे, या स्पेनिश थे, या इंग्लिश थे। और इसमें क्लास पोजीशन भी होता है, कौन कहाँ से पढ़ के आया है। तो बंगाल में सबसे पहले इंग्लिश की पढ़ाई हुई, जब से अंग्रेज आए 18वीं शताब्दी से ही। तो कई बार जो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो अंग्रेजी में ज़्यादा सहज होते हैं। और दूसरी बात क्लास पोजीशन भी है, कि आप किस तरह के स्कूल से, कॉलेज से पढ़े, और किस भाषा में आप आसानी महसूस करते हैं। अब मैं अपना ही केस बताऊं तो मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, स्कूल में हिंदी में लिखता था, लेकिन एक समय पे मेरी समझ ये थी कि जो हिंदी हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है, और बड़ी अच्छी पढ़ाई जाती थी, वो इतनी संस्कृतायत है कि वो हिंदी लोग बोलते ही नहीं। तो उसमें फिर आप लिखेंगे कैसे, वो धरती की खुशबू कैसे कैसे आएगी। और
अंग्रेजी जो है वो एक तरह की ग्लोबल लैंग्वेज है, तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन कई राइटर्स का होता है इंग्लिश में लिखने का, ज़्यादा ऑडियंसेस को रीच करने के लिए। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ हम ट्रांसलेशन उतना ज़्यादा अभी भी नहीं है, हालांकि हर भाषा में इंटेलेक्चुअल्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, तो कई जो रीजनल लैंग्वेजेस में चीज़ें लिखी जाती हैं उसका रीच बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती, बहुत बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट होते हैं। तो एक तरह की क्लास पॉलिटिक्स तो भाषा को लेकर है हमारे यहाँ, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और अंग्रेजी भी जो है हम वो अब अमेरिकन को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की वजह से। उसके पहले ब्रिटिश को कॉपी करते थे। और अंग्रेजी तो बहुत ही डीकोलोनाइज लैंग्वेज अब हो चुकी है, पोस्ट कॉलोनियल लैंग्वेज होने के बावजूद। अगर आप अफ्रो अमेरिकन को देखें, जिस तरह की इंग्लिश बोलते हैं, क्रियोल इंग्लिश जिस तरह की कैरेबियन में बोली जाती है, जिसमें कि प्लूरल होते ही नहीं है, प्रोनाउंस में बात करते हैं, तो इसको कि हिंदुस्तान में बहुत ही गलत अंग्रेजी समझी जाएगी। लेकिन वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने अफ्रीकन ट्रेडिशंस के लोगों ने अंग्रेजी को अपनाया है, अपनी भाषा बनाया है, और अब सब लोग कॉपी करते हैं उसको। जो लोग भी ब्रो बोलते हैं हिंदुस्तान में, वो कॉपी कर रहे हैं उनको पता नहीं। वो सोचते हैं कि वो अमेरिकी गोरों को कॉपी कर रहे हैं, पर वो कॉपी कर रहे होते हैं अफ्रो अमेरिकन ट्रेडिशन को दरअसल। और बेशक जैसा कि मैंने कहा, इसमें भी एक क्लास पॉलिटिक्स होती है और आपकी ऑडियंस की पॉलिटिक्स होती है। जरूर जरूर। और इसके साथ ही मुझे ये भी लगता है कि जैसे अभी बहुत सारी जगहों पे ऐसा सिचुएशन हो गया है जहाँ पे हम बहुत अलग अलग भाषा बोले, और भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उतने अलग अलग भाषाओं को बोलने वालों के बीच में बैठते हैं। मेरे साथ अक्सर होता है कि मैं किसी जगह पे होता हूँ जहाँ पे अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग होते हैं और एक ही कॉमन लैंग्वेज आ जाती है, अंग्रेजी। तो अब वो बोलते बोलते मुझे अब अंग्रेजी अपनी भाषा लगने लगी है, और कई बार अब हम इंग्लिश में ही सोचते हैं। तो जब आप लिख रहे होते हो तो वो बड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए, तो कई बार बहुत आसान हो जाता है इंग्लिश में ही लिखना। मेरे लिए कभी कभी इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि जो हमारी बौद्धिक भाषा है, इंटेलेक्चुअल भाषा है, वो तो अंग्रेजी है। क्योंकि अब ये भी फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट की है कि ज्यादा जो हमारी दार्शनिक ट्रेडिशन है वो यूरोप के राइटर्स को हम पढ़ते हैं, तो जो टर्म्स हैं वो तो वही रहेंगे जो फ्रेंच में है या इंग्लिश में है। तो बेशक हमारी सोच उस दिशा में डेवलप होगी, और इसमें कोई कोई बुरी बात बिल्कुल ही नहीं है। अंग्रेजी हमारी भाषा है, इतने 28 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से एक है, 300 साल का रिश्ता है हमारे इस भाषा के साथ, और ग्लोबल लैंग्वेज है। तो बेशक अंग्रेजी तो एक लिंगुआ फ्रैंका भी है, क्रॉस ओवर लैंग्वेज। हर हिंदुस्तानी 3-4 भाषाएं तो जानता ही है। कभी आप हिंदी से काम चलाते हैं, कभी गुजराती से चला लेंगे, कभी मराठी से चला लेंगे, अंग्रेजी से। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ नॉर्थ इंडियंस का ब्रिज तो इंग्लिश ही हो सकता है। अब अरुणाचल में जो डिफरेंट ट्राइब्स हैं वो हिंदी को लिंगुआ फ्रैंका इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये एक ब्रिज लैंग्वेज होने की बात है, ज्यादा कुछ बात नहीं। बस अंग्रेजी का इतिहास हमारे साथ इतना लंबा है कि बेशक सोच तो अंग्रेजी में होगी, बट जो अंकुश जी, मेरी तो उसी नोट पे, हाँ उसी नोट पे अब हम प्रतुल के पास चलते हैं सवालों के को लेके, कि कुछ सवाल है प्रतुल के पास। विशाल, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, विशाल पूछिए। जी जी अंकल जी। अमित सर, अंग्रेजी लेखकों पर भारतीय ज्ञानपीठ समिति ने 2018 में अमिताभ घोष जी को दिया गया पुरस्कार। तो 2018 से पहले यह विचार क्यों नहीं आया कि भारत में और भी जो राइटर्स हैं उनके बारे में, मतलब लोगों ने पहले समिति ने पहले क्यों नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये पूरा मामला राजनीतिक ही है। कि एक तरफ से तो अंग्रेजी इंडिस्पेंसिबल है हमारी समाज में, एज कम्युनिकेट करने के लिए भी। जैसे कहा मैंने कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में या बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच कई जगह पे हमको अंग्रेजी की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक तरह का राष्ट्रवाद होता है जिसके तहत हम कोलोनाइजर की लैंग्वेज को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो कोलोनाइजर की तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं कि किसी एक को ज्यादा तवज्जो देते हैं और सर, किसी एक सर कहीं ऐसा है क्या कि मतलब पहले समिति ने इसके बारे में विचार इसलिए नहीं किया क्योंकि वे लोग इसे
दूसरी मतलब लैंग्वेज, अपनी भाषा नहीं माना करते थे, केवल एक विदेशी भाषा माना करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप विदेशी कि भाषा मानने के कारण भी ऐसा किया करते थे, नहीं उन्होंने विचार किया इसके बारे में पहले। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये राष्ट्रवाद इसी प्रकार से चलता है कि उसको बहुत ज्यादा नेटिवाइज करना होता है कि हम किसी एक जो है उसको राष्ट्रीयता से जोड़ें, जैसे कि हिंदी को जोड़ा जाता है। मजे की बात, आप हिंदी उर्दू के बीच ही देख लीजिए, भाषा एक ही है लेकिन नाम दो हैं। कि जी हिंदुस्तान में जो है ज्यादा संस्कृत डाल दी गई आजादी के बाद, पाकिस्तान में ज्यादा फारसी डाल दी उन लोगों ने। तो उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। भाषा तो अपनी ग्रामर से पहचानी जाती है। तो ग्रामर तो दोनों जी भाषाओं का एक ही है, और दोनों को आप बोल भी नहीं सकते कि कब आप हिंदी बोल रहे हो कब उर्दू बोल रहे हो। दरअसल तो हिंदुस्तानी बोल रहे होते हैं हम सारे टाइम। जी तो उसी तरह से अंग्रेजी के साथ, कि अंग्रेजों की भाषा है तो इसमें हमारा अपना साहित्य नहीं लिखा जा सकता, इस तरह की assumption के साथ शायद कभी सोचा नहीं गया कि ज्ञानपीठ जो है वो या इस तरह के अवार्ड अंग्रेजी भाषा अमित के लिए। भैया, आपसे जी एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ, कविताएं लिखते हैं आप जी कविताएं लिखे तो हमारे स्पेशल बच्चों के ऊपर लिखे, क्योंकि कोई भी लोग कोई भी हमारे बच्चों के लिए नहीं लिखता। जिनके जी हाथ जरूर पैर ठीक नहीं है, वो बोल नहीं सकते, उनके लिए आप एक कविताएं लिखे प्लीज। जरूर जरूर हाँ, जरूर जरूर, जरूर बहुत आप अच्छा क्योंकि सुझाव। कोई नहीं लिखता, कोई लेखकों के नहीं लिए लिखता, सच्ची। जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे बिल्कुल दिव्यांग जो बच्चे हैं ना, वो हम्म, बच्चों के लिए बिल्कुल कोई नहीं लिखता। हम्म, सभी अपने कोई लिखता है, कोई बहुत अच्छा स्पेशल सुझाव है। बच्चों के लिए नहीं लिखता। जी जी आप बिल्कुल लिखिए। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। सर उमेश आप जी, दीक्षित। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और मैं आपको, आई एम श्योर आपको पतुल जी ने भी शायद बताया होगा इस बारे में, कि इस साल हम राजीव गांधी फाउंडेशन में विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। उसको लेके हम काफी प्रोग्राम्स भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका ये सुझाव हम जरूर याद रखेंगे, और अमित जी जैसे लेखकों को, कवियों को प्रोत्साहित करेंगे इस विषय नहीं में और काम आशीष करने के भैया, लिए। आप भी करें, क्योंकि देखो दिव्यांग बच्चों को कोई भी नहीं याद करता, कोई भी नहीं टच करता, क्योंकि बिल्कुल आप सही क्योंकि कह रहे हो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि सब नॉर्मल बच्चों को ही करते हैं। नॉर्मल बच्चे दिव्यांग बच्चे अपने भी आप ही नॉर्मली करते बच्चे हैं। हैं, और हम उनके लिए भी जरूर काम करेंगे। तो बिल्कुल काम करेंगे जरूर। जी बहुत अच्छा सुझाव है, थैंक यू सोनिया जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, जी तो अतुल जी। जी हाँ, दीक्षित सर से भी हम ये जानना चाहेंगे। पहले तो सर, दीक्षित सर, जी हाँ भारत के बताएं। इंग्लिश लेखकों में अमिताभ घोष को आप जी कहाँ पाते हैं? जी आपका स्वाध्याय कितना है, ये उस जी आधार पर भी हम जानना चाहेंगे। सभी भाषाओं के लेखकों को आप पढ़ते रहते हैं, बताएं सर। हाँ, धन्यवाद प्रतुल जी। अभी आदरणीय संजय कुशवाहा जी ने और अमित रंजन जी ने बहुत ज्ञान भरा वक्तव्य दिया, और श्री अंकुश गुप्ता जी ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि लेखक लेखक होता है, भाषा उसको एक मुकाम तक ले जाने में केवल घोड़े का काम करती है, घोड़े पर कोड़े का काम करती है। लेकिन अगर भाव अच्छे नहीं है तो किसी भाषा में लिखे जाएं वो ज्यादा नहीं करते। अंग्रेजी लेखकों में बहुत हिंदी के लेखक हैं, अंग्रेजी के लेखक हैं, जैसे मुल्क राज आनंद ने बहुत अंग्रेजी में लिखा है, और सलमान रश्दी भी लिख रहे हैं, वो लोग नए हैं। लेकिन अमिताभ घोष ये विशेष रूप से हिंदुस्तान की आत्मा को अंग्रेजी में प्रस्तुत करते हैं विदेशियों के समक्ष, इसलिए वो दूर तक जाती है। और जहां तक अंग्रेजी जानने और लिखने वाले बात है, ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी सो रहा है और सोते में उसके पिन चुभोया जाए, तो अगर वो हाय दैया कहता है या परमात्मा कहता है तो हिंदी बोलता है, और अगर वो ओ गॉड कहता है तो अंग्रेजी जानने वाला। हम जो हिंदी वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, वो पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको अच्छी तरह से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। ये थोड़ा सा गैप रहता है, लेकिन भाषा में ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। कबीर ने एक दोहा कहा है
कि का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साँच। भाव सच्चा हो, भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। का भाषा का संस्कृत भाव चाहिए साँच, काम जो आवे कामरी का कर सके कमाच। जो जाड़ा आपको गुदड़ी से चला जाएगा वही रेशमी रजाई उड़ने से भी नहीं जाएगा। तो अपनी मातृभाषा अच्छी है, लेकिन हिंदी अंग्रेजी विश्व भाषा हो गई है। मैं तो लगभग 18 देशों में हो आया हूँ। अंग्रेजी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन समझते सभी हैं। पेरिस में, फ्रांस में, जर्मन में उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं और वो अंग्रेजी को पसंद नहीं करते, लेकिन उनकी मजबूरी है। अंग्रेजी को उनको वो कहते हैं कि अंग्रेजी ज़्यादा कल्चरल भाषा नहीं है, लेकिन प्रचलित भाषा है। और मैं अमिताभ घोष को वहाँ पर रखता हूँ कि इन्होंने जो कुछ लिखा है ईमानदारी से लिखा है। जब आप इनके उपन्यास पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक उपन्यास न लेखक इतिहास कथा लिखते हैं ये, और उसमें भूगोल का बहुत अच्छा पुट रहता है। ये गोपाल कृष्ण गांधी जी ने लिखा है इनके बारे में, अमिताभ घोष के बारे में, कि अमिताभ का साहित्य एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें हम कभी सागर में भ्रमण करते हैं, कभी पहाड़ों में भ्रमण करते हैं, कभी नदियों में भ्रमण करते हैं, कभी नगरों में भ्रमण करते हैं। तो हमारी इच्छाओं की पूर्ति ये भाषा करते अमिताभ घोष करते हैं। और बंगाली होने के नाते, अंग्रेजी तो इनको अच्छी आती ही है, बंगला में ही उपन्यास का उदय हुआ। जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में नाटक, और महाराष्ट्र में तमाशा वाले छोटे प्रहसन, हिंदी में कविता साहित्य। तो ये अमिताभ घोष ने उसको लिखा। दूसरा मैं ये और बताऊं कि इतिहास, बच्चों को बता दूं कि इतिहास और इतिहास उपन्यास और इतिहास कथा में क्या अंतर होता है। इतिहास तो बड़ा शुष्क होता है, जो हमें सिक्कों से, शिलालेखों से और कुछ उस समय की किताबों से जो कुछ मिलता है उसको हम इतिहास कह देते हैं। बिना प्रमाण के इतिहास गप मानी जाती है, गल्प मानी जाती है। भारतीय इतिहास में लगभग 400 सालों का पीरियड ऐसा है कि ना तो उस समय कोई ग्रंथ मिलते हैं, ना कोई सिक्के मिलते हैं, ना शिलालेख मिलते हैं। तो वो ब्लैक पीरियड कहलाता है। उसका इतिहास क्या था उस समय, थोड़ी बहुत कथाएं हैं, और उसको हमारे रांगे राघव जी ने महायात्रा में कवर किया है, उस पर कहानियां लिखी हैं, लेकिन वो कहानियां प्रमाणिक नहीं मानी जाती। इतिहास जितना पुराना होगा उतनी लिबर्टी लेखक को रहती है। अगर हम मोहनजोदड़ो के समय का इतिहास लिखें तो हमें काफी स्वतंत्रता है, लेकिन हम 2020 का इतिहास लिखेंगे तो लोग टोकने वाले बहुत आ जाएंगे कि ये आपने गलत लिखा है। तो अमिताभ घोष ने जो इतिहास का पीरियड सुना वो कथाएं लिखी। हिंदी के कुछ, मैंने अमिताभ घोष की सारी किताबें हिंदी में पढ़ी हैं, कुछ अंग्रेजी में पढ़ी। तो मैं इसकी तुलना ऐतिहासिक उपन्यासकारों से करता हूं। तो वृंदावनलाल वर्मा जी ने तो जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि इतिहास की हड्डियों में मैंने उपन्यास का मांस भरा है। जो उसका मेरुदंड है, अस्थि पंजर है, वो इतिहास है, और उसमें मैंने उपन्यास का मांस भरा है। आचार्य चतुर्सेन के बारे में कहते हैं कि इन्होंने इतिहास को एक रबड़ के छल्ले की तरह, रबड़ की स्ट्रिंग की तरह प्रयोग किया है। जब चाहे तो बढ़ा लिया है, जब चाहे तो छोटा कर लिया है, लेकिन वो उस डोरे से बाहर नहीं गए। तो उसमें बहुत ऐतिहासिक। दूसरे हमारे रांगे राघव हैं। रांगे राघव ने इतिहास के बक्से में उपन्यास की किताबें रत्न डाले हैं और बड़े पुराना इतिहास लिखा। दूसरा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हैं, तो ये वैदिक उपन्यास ऐतिहासिक लिखते हैं। इसमें इन्होंने पात्रों को सृजित किया है, और लेकिन उस समय की जो साहित्य है उसके नाम लिए हैं। गुरुदत्त ने तो, गुरुदत्त के बारे में कहते हैं कि ये इतिहास का उपन्यास लिखना जरूर चाहते हैं, लेकिन इतिहास के साथ मजाक करते हैं। बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं था, लेकिन एक एकांगी होने के नाते वो करते हैं। लेकिन अमिताभ घोष ने जो कुछ लिखा है उस पर प्रमाणिक लिखा है, और सब करता हूँ। तो मैं एक ऐतिहासिक कथा, हाँ, कथा में ये हमें अधिकार रहता है कि हम अपने तरह से उसको ले जाएं। और आपने मुझे किस्सा गो कहा है, तो किस्सा गो होना मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। किस्सा गो की सबसे किस्सा गोई का ये है कि जिस समय का वर्णन किया जा रहा है, आपको उस इतिहास काल में अगर आदमी ले जाता है, आप ये अनुभव करने लगे कि अगर मैं विक्रमादित्य के समय की कहानी सुना रहा हूं या 1857 की कहानी सुना रहा हूं, तो मैं कृष्ण कुमार दीक्षित इस समय 2022 में नहीं हूं,
1857 में हूँ और पुराने में है, तो उस समय की सामाजिक रीतियां, उस समय की भाषा, इस पर बहुत नहीं लिखा गया। एक हिंदी साहित्य में नूरजहां एक महाकाव्य है, तो उसमें जरूर यह है कि जहां का वर्णन वो करता है, कवि गुरुभक्त सिंह भक्त हैं, उन्होंने जब वो वर्णन करते हैं अरब का, नूरजहां का, तो नूरजहां जहां पैदा हुई थी उस समय कौन से बाजे बजते थे, कौन सी भाषा बोली जाती थी, कौन सी चिड़ियां थी, कौन से पेड़ थे, उधर का वर्णन करते हैं। जब नूरजहां इधर आई तो हिंदुस्तान में वो जो जहां जहां से आई वहां वहां के पेड़ पौधे, तो वो बहुत अच्छी चीज है जो अमिताभ घोष ने यहाँ की है। तो इन सब चीजों पर हम देखते हैं तो अमिताभ घोष अंग्रेजी में तो अंग्रेजी बहुत अच्छा लिखा है, और अंग्रेजी के लिए एक कहावत मशहूर है कि दो हिंदी के प्रोफेसर आपस में लड़ पड़े, अंग्रेजी में गालियां दी और संस्कृत में रो पड़े। एक ही आदमी तीन तीन भाषाएं बोलता है। मैं श्री अमित रंजन जी से कहना चाहूंगा, हिंदी भी वही बोलता है, जो प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के हैं वो हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, लेकिन जो अंग्रेजी है वो तथ्यों की भाषा है, और हिंदी विवादों की भाषा हो गई है, और संस्कृत करुणा की भाषा हो गई। तो जितना अच्छा करुणा का वर्णन संस्कृत में लिखा गया उतना कहीं नहीं लिखा गया। जितने अच्छे तथ्यों की बात, घूमने की बात, इतिहास भूगोल की बात अंग्रेजी में लिखी गई वो नहीं है, और हिंदी वाले सभी को एक साथ लेना चाहते हैं। एक मैं कहना चाहूंगा कि इनका एक पत्रकार रूप भी है। घोष जी पत्रकार भी रहे और बड़े अच्छे पत्रकार रहे। पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि हारा हुआ साहित्यकार पत्रकार हो जाता है, हारा हुआ साहित्यकार पत्रकार हो जाता है, लेकिन पत्रकार कभी भी साहित्यकार नहीं हो जाता। लेकिन इन दोनों बातों को अमिताभ घोष ने झुठला दिया। ये बड़े अच्छे जब पत्रकार रहे, बड़े अच्छे पत्रकार रहे और साहित्यकार भी रहे। तो इस तरह के लेखकों की बहुत कमी है। हमारे यहाँ भूगोल लिखने में अमृतलाल बेगड़ हैं, उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की 4 किताबें लिखी। वो अगर किताबें पढ़े हिंदी में, वो तो गुजराती में है, उनका अनुवाद हिंदी में हुआ है, बंगला में हुआ है, लगभग 8 भाषाओं में हुआ है। उसका अमृतलाल बेगड़ के साथ जब आप यात्रा करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। उससे अच्छा यात्रा साहित्य किसी ने लिखा नहीं। तो हम अमिताभ घोष को के ऋणी हैं कि उन्होंने जो हिंदी में कमी चल रही थी, हिंदी के साहित्यकारों में जो कमी थी उसको अंग्रेजी के माध्यम से पूरा किया। लेकिन हाँ, उनके अनुवाद बहुत अच्छे नहीं हुए। मैं रंजन जी से कहूंगा कि उनका अनुवाद के लिए करें और ऐसे अनुवाद प्रस्तुत कराएं कि ऐसा ना हो कि जैसे ये लिखा जाए कि माई हार्ट इज माई हेड इज ईटिंग सर्किल, ही वेंट तो वेंट आई वेंट। इस तरह के अंग्रेजी में जब अनुवाद होते हैं तो बड़ा दुख होता है। धन्यवाद। एक सवाल दीक्षित जी। जरूर एक सेकंड लेता हूँ। मैं दीक्षित जी को एक बढ़िया सी बात बताता हूँ कि जो आपने अभी दीक्षित जी कहा अमिताभ घोष जी के बारे में, वो हमारे अमित जी पे भी लागू होता है। इन्होंने भी पहले पत्रकार के रूप में काम किया, फिर ये भी लेखक हो गए। तो ये बहुत अच्छे पत्रकार भी है और बहुत अच्छे लेखक भी है, और अब तो बहुत अच्छे कवि भी है। बहुत अच्छा। मैं तो ये बहुत मानता हूँ कि पत्रकार अगर साहित्यकार हो जाता है। देखिए, गांधी जी मूलतः पत्रकार थे। जब से वो साहित्य में आए तो वो ना नेता थे, ना वकील थे, ना साहित्यकार थे, वो पत्रकार थे। और पत्रकार जब साहित्यकार होता है तो वेल इन्फॉर्म्ड होता है, गलत नहीं कहता। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि अमित रंजन जी पत्रकार होते हुए साहित्यकार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। गुप्ता जी, अंकुश गुप्ता जी, आपने बड़ा अच्छा बताया। हाँ, बताएं प्रतुल जी। घोष जी ने उनका एक सूत्र वाक्य पढ़ा था मैंने अंग्रेजी में। वो कहते हैं, वी मस्ट बी द विलो नॉट द ओक इन द लॉरिंग स्टोर्म। मैंने उसका हिंदी मैं बताता हूँ। हमें धरातली छोटे तूफानों में विलो का पेड़ होना चाहिए, ना कि ओक का पेड़। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपसे वो सुना, बरगद की छां, बरगद का उदाहरण बहुत बुरा माना जाता है। तो वैसे ही मैंने जब ये सुना कि उनको वो जब ये कह रहे हैं कि विलो का पेड़ होना चाहिए ना कि ओक का पेड़, दोनों की क्या विशेषताएं हैं अगर आप जानते हैं तो? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है
इसको राजनीति में भी कहते हैं कि राम बनना बहुत आसान है, हनुमान बनना बहुत कठिन है। जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास अपनी जगह पर बनी रहती है। अगर आप बहुत बड़े बनेंगे तो धराशायी हो जाएंगे, और अगर आप धरातल पे रहेंगे तो है। जैसे बरगद का पेड़ है, इसको गिरधर कविराय ने एक जगह लिखा है कि बहुत छोटे भुखो के चलो। लिखा है कि साय नवाकी कीजिए जो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दई है, जा दिन चला बयार टूट सो जड़ से जी। अगर बहुत बड़े पेड़ का सहारा लेते हैं तो हवा में टूट के गिर जाएगा, लेकिन आप बहुत छोटे आधे फीट के 1 फीट के पेड़ का सहारा लेंगे या 2 फीट के पेड़ का सहारा लेंगे तो वो आपको छाया भी देगा, और कितनी भी हवा चले वो नम्र हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं, जड़ से उखड़ेगा नहीं। तो ये साहित्य, जुड़े हुए साहित्यकार, लेकिन इसको जुड़ा हुआ साहित्यकार उड़े हुए विचार नहीं कहता है। जो जनता से जुड़ा हुआ साहित्यकार है वो ऐसी बात कहेगा जो आपके समझ में आ जाए, वरना तो बहुत ज्ञान तो इतना भरा पड़ा है, इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि आप जिंदगी बीत जाएगी, वो समझ में नहीं आएगा। तो भोगा यह यथार्थ, इसको मैं संस्कृत में एक आया है सूक्त कि परे, उर्दू में उसका अनुवाद हुआ है कि कभी भूल कर भी न करो किसी से सलूक ऐसा, जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। अपने ऊपर ढाल कर देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो धर्म है और खराब लगे तो अधर्म है। जो चीज आप कहना चाहते हैं वो आप कहिए तो लोग बहुत पसंद करेंगे, अच्छा मानेंगे। इसी को एक इंदौर के कवि हैं, उन्होंने लिखा है कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, जिस तरह तू सोचता है उस तरह तू लिख, और फिर मुझसे आगे बढ़कर तू देख। तो अपने क्षेत्र की भाषा, अपने क्षेत्र का साहित्य, अपने उस पर चलिए, बहुत ज्यादा ओढ़ने के व्यक्तित्व नहीं है। तो जैसा अमिताभ घोष ने किया, रंजन जी ने किया, तो ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद, शुक्रिया। अंकुश जी, अमित जी से आखिरी वक्तव्य दिलवाएं, समापन। जी जी, अमित, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? जी जी, बहुत दिलचस्प बातें कही दीक्षित जी ने। एक तो अनुवाद होना बहुत जरूरी है, और अनुवाद सहज भाषा में होना बहुत जरूरी है। साथ में जो इडियोमैटिक होता है कि अगर ओक और विलो ट्री का जिक्र हो तो उसको हम फिर अपने संदर्भ में डालकर अनुवाद करें, वो लिबर्टी भी लेनी चाहिए। वो जो फिडेलिटी वाली ट्रांसलेशन है वो कई बार मार खा जाती है। तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। दूसरी बात, आपने आज के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि अलग अलग भाषाओं का क्या डायनेमिक है, कि अंग्रेजी तथ्यों की भाषा है और बाकी हिंदी और संस्कृत का जो आपने बताया कि संस्कृत भाव की भाषा है। तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसके कॉन्टेक्स्ट में शायद सही है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी से ज्यादा झूठ की भाषा एक जमाने में कोई थी नहीं। अच्छा, 20वीं शताब्दी में जो आप पढ़ेंगे किस तरह, जो आज हमारा कॉलोनियल लेगेसी है कि क्यों हम कहते हैं कि लिख के दे देंगे। लिखित वर्ड का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश जज जो थे वो सोचते थे कि हिंदुस्तानी लोग मुकर जाएंगे कोर्ट में, इसीलिए सब कुछ लिखना जरूरी होता था। लेकिन फिर भी उससे तथ्य की भाषा इसलिए नहीं है कि वो अंगूठा लगवा लेते थे किसी भी बात पर, किसी चीज से, जो कि हमने बहुत सारी साहित्य में देखा है। और उससे ज्यादा ये कि जितना ये फैलाया गया कि आदमखोर लोग हैं फलानी जगह अफ्रीका में, फलानी जगह इंडिया में, इस तरह का जो साहित्य चला और जो नस्लवाद का साहित्य चला, ये सब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और अंग्रेजी की ही देन है, जिसको कि हमने बहुत डीपली, नस्लवाद जिस तरह से हमने डीपली इंटरनलाइज किया है, तो पूरा का पूरा अंग्रेजी भाषा की देन है। मतलब ये अतिशयोक्ति है कि अंग्रेजी भाषा की जो सारी यूरोपियन भाषाएं यही कह रही थी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा था कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। आप डार्विन को ले लें, डार्विन को हम बहुत सीधे तरीके से साइंस समझ लेते हैं, लेकिन डार्विन की लेखनी भी जिस तरह नस्लवाद को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की गई, और कहा जाता है कि डार्विन साइंटिस्ट अलग हैं, उनको जिस तरह से लोगों ने अप्रोप्रिएट किया, समझा, वो अलग है। लेकिन डार्विन की दूसरी किताब डिसेंट ऑफ मैन, उसमें उन्होंने ब्रेन डेंसिटी बताई है, अलग अलग 100 नंबर दिए हैं, 100 में से नंबर दिए हैं। तो यूरोपियंस को 92 नंबर दिए हैं, सबसे आगे 88 नंबर अमेरिका को दिए हैं कि वो मतलब ये साइंटिफिक थीसिस है उनका, मैं उसका इंटरप्रिटेशन करता हूँ कि नई कॉलोनी है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो उनके
क्रिमिनल्स ने बसाई इसीलिए 80, एशिया 85 क्योंकि यहाँ एंशिएंट सिविलाइजेशन है, अफ्रीका गायब है, 0 क्योंकि वहाँ मानव रहते ही नहीं। और अंग्रेजी खुद में तो बहुत कमजोर भाषा है, मर्चेंट्स की भाषा है। अंग्रेज तो साहित्यकार नहीं थे, जैसे दीक्षित जी ने भी बताया। तो आप देखेंगे कि ड्रामा के इतिहास में ड्राइडन के बाद जिन्होंने औरंगजेब भी लिखी एक नाटक, और उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद गायब है। उसके बाद सीधा बर्नार्ड शॉ आते। 150 साल तक का ड्रामा का इतिहास हम अंग्रेजों का इसलिए नहीं जानते क्योंकि जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा नाटक जो है इसी पीरियड में लिखे, वो इस वजह से कि वो सभी कुछ फ्रेंच और इटालियन लिटरेचर से कॉपी करते थे। कॉलोनियलिज्म उफान पर था, पूरी दुनिया में ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन उनके पास लिखने को थिएटर की फील्ड में कुछ नहीं था। वो तब भी चोरी कर रहे थे, इतना अंडर कॉन्फिडेंट थे वो अपनी भाषा को लेकर। तो अंग्रेजी जितने भी शब्द अंग्रेजी में अनप्रोनाउंसेबल शब्द हैं, रॉन्डेवू, सारे फ्रेंच शब्द हैं। तो और दूसरी तरफ उर्दू को देखिए, उर्दू का मतलब होता है लो या कैंप, कि सैनिकों की भाषा थी, कि थोड़ा फारसी जान गए, जैसे आज की इंग्लिश है कि हिंदी जानते हैं थोड़ा इंग्लिश जानते हैं, मिला के बोल दिया, हालांकि वो एक अलग क्लास पोजीशन है। तो उर्दू का मतलब था लो, निम्न जबान, और वही आज शीरी जबान बन गई है। वो इसलिए है कि 1000 साल का इन्वेस्टमेंट है, कई सारे शायरों ने लिखा, कोर्ट से पेट्रनेज मिला वगैरह। तो कोई भाषा का जो प्रारब्ध है वो वक्त के साथ उस पर क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है उस पर निर्भर करता है, और वो समय समय पर भाषा की वो बदलती रहती है। आखिरी चीज मैं कहूँगा, थोड़ी अमिताभ घोष जी की नुक्ताचीनी भी कर लें, तारीफ तो इतनी हो ही गई। जरूर जरूर जरूर। तो जैसे शैडो लाइंस जो उनका बहुत सबसे सेलिब्रेटेड नॉवेल है, उसके बारे में किसी ने कहा था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, किसी ने सवाल भी पूछा जब वो आए थे दिल्ली, कि आपके कलकत्ता में सिर्फ बंगाली क्यों लिखते हैं, जबकि कलकत्ता में बंगाली तो ऐसे आप माइनॉरिटी होंगे, बिहारी लोग हैं, एंग्लो इंडियन हैं, चाइनीज हैं, वो तो कैपिटल था इंडिया का ब्रिटिश टाइम पे, तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन उनके नॉवेल में आपको भद्र लोग बंगाली दिखता है। उसका कि अमिताभ घोष डिफेंड नहीं कर पाए उस फोरम में, बाद में पता नहीं उन्होंने इस बारे में लिखा या नहीं। उन्होंने कहा कि ये राइटर का प्रेरोगेटिव, तो बेशक एक लेखक का प्रेरोगेटिव है कि वो क्या लिखे, लेकिन वो इतिहासकार और एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के नाते उनका रिप्रेजेंटेशन कलकत्ता का उससे बेहतर होना चाहिए। कलकत्ता सिर्फ एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, बंगालियों का शहर नहीं है। दूसरी बात, हंग्री टाइड उनका जो नॉवेल है वो बहुत ही दिलचस्प है कि 2 अलग अलग समय पे चलता है, जैसे ज्यादातर नॉवेल चलते हैं। एक मोरिस झापी मैसेकर पे चल रहा है, नक्सल रिवॉल्यूशन के समय का, और एक आज के दिन में चल रहा है जिसमें कि एक लेडी आई हैं इंग्लैंड से, वो सेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि शार्क्स पर, डॉल्फिन्स पर रिसर्च करती हैं, और एक पुरुष हैं जो उनको हेल्प कर रहे हैं, वो कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव हैं। और गांव में फकीर नाम का, जिसको कि फकीर हिंदी में बोलेंगे, फकीर नाम का मछुआरा जो है वो इन लेडी को हेल्प कर रहा है। तो ऐसा कुछ हिंट आता है जैसे कि उपन्यास बढ़ता है कि इनके बीच मोहब्बत हो गई है, जो मछुआरा है और अमेरिका से जो बंगाली लड़की आई है। अब जो आखिरी में तूफान आता है और इन महिला को बचाते हुए वो मछुआरा जो है, और वो मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, बचाते हुए वो मर जाता है। तो ये एक आपको किसी भी बॉलीवुड फिल्म का प्लॉट है कि जहां आप सॉल्व ना कर पाए एक जटिल समस्या तो मार देना चाहिए पात्र को। ये गरीब मुसलमान एक अमीर हिंदू लड़की से जो एनआरआई है उससे उसको मोहब्बत है, तो ये रिजॉल्व नहीं कर सकते। वो चाहते तो थे इस दिशा में जाना कि लिमिट को पुश करें, एक इम्पॉसिबल सोच को सोचें, लेकिन फिर ऑडियंसेस को देखते हुए, या खुद वो अपने भी ऑडियंस हैं भद्र लोग से होते हुए, तो जो क्लास पॉलिटिक्स है वो अमिताभ घोष की उनके सेलिब्रेशन के साथ साथ वो भी समझनी जरूरी है कि उनकी अनकंफर्टेबल जोन्स क्या है, और उसमें वो खुद रिपीट हो गए हंग्री टाइड में। हंग्री टाइड बाकी मायने में बहुत ही अच्छी किताब है, जो नक्सल रेवोल्यूशन और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ
बांग्लादेश के वार के बाद लोगों का वो सब समझने के लिए बहुत ही संवेदनशील तरीके से कहा गया है, लेकिन वो ये लव अफेयर को हैंडल नहीं कर पाए ठीक से। जी हमेशा टाइटैनिक प्रॉब्लम कहते हैं अमृत, है ना। जैसे टाइटैनिक में लास्ट में अमीर लड़की और गरीब लड़का साथ नहीं आ पाते तो लड़का मर जाता है, वही तो ये उस तरीके की समस्या है जो सॉल्व नहीं कर पाए। और ये तो हॉलीवुड प्रॉब्लम हुई ना, आप हॉलीवुड प्रॉब्लम भी हुई लेकिन बॉलीवुड में भी होती है। हमारे यहाँ एक पूरा रेगुलर है। इससे जुड़ा हुआ एक पूरा वो है फिल्मों का एक पूरा ग्रुप मिल जाएगा आपको, जिन्हें मैं इंटरवल फिल्म कहता हूँ। इंटरवल तक वो बहुत प्रोग्रेसिव होती है और इंटरवल के बाद वो जो होती है रिग्रेसिव हो जाती है और वापस अपनी जनता को सेटिस्फाई करने में लग जाती है कि कहीं जनता गुस्सा ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो अमित कह रहे थे उससे जुड़ा हुआ, कि एक बहुत अच्छे लेखक है, उनका नाम है ऑक्टेवियो पाज, और उन्होंने बोला है कि ट्रांसलेशन में हमें कल्चरल ट्रांसलेशन करना चाहिए लिटरल ट्रांसलेशन के बजाय। तो वो एक सोचने वाली बात है कि कैसे आप कल्चर को समझे, दोनों भाषाओं के कल्चर को समझे जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, और इस तरह से ट्रांसलेट करें कि वो कल्चरली समझ में आ जाए दूसरे भाषा पढ़ने वाले को, इंस्टेड ऑफ या कि वो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स को आप कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं ना बोले तो वो बात समझने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े और इतने दूर से और इतने अर्ली मॉर्निंग आप जागे हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही के दीक्षित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और संजय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और वो सारे बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया और सबसे इम्पोर्टेंटली प्रतुल जी का शुक्रिया, ये सीरीज ऑर्गेनाइज करने के लिए और इतनी खूबसूरती से उसे कंडक्ट करने के लिए। अब हम वापस प्रतुल जी के पास चलते हैं। हाँ, धन्यवाद। और बहुत सुंदर चर्चा हुई, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ कि जो भी लेखक हैं उनका परिचय बातचीत के जरिए हमें मिले, और ऐसा मिले कि हम जो ना पढ़ने वाले भी हैं वो भी पढ़ने की तरफ अग्रसर हों। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सभी को आभार, सभी का, सभी को नमस्ते।